क्रांति की शुरुआत जो है वो दूसरों से उम्मीद रखकर नहीं होती है। क्रांति की शुरुआत होती है खुद क्रांति बनने से। हेलो कमांडोज, वेलकम टू बायोमेंटर्स क्लासेस ऑनलाइन। आई एम डॉक्टर जितेंद्र सिंह और हम पढ़ रहे हैं प्लांट फिजियोलॉजी। और प्लांट फिजियोलॉजी में अभी तक हम कंप्लीट कर चुके हैं ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मिनरल न्यूट्रिशन एंड फोटोसिंथेसिस, जिसमें से फोटोसिंथेसिस एक लेंथी चैप्टर था, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट भी एक लेंथी चैप्टर था, जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। वैसा ही एक इंपॉर्टेंट चैप्टर है, वो है हमारा रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, जिसको बेटा हम सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहते हैं। याद रखिएगा, एनसीईआरटी में इसको उन्होंने रेस्पिरेशन इन प्लांट्स कर दे रखा है। हालांकि जो भी हम रेस्पिरेशन का मैकेनिज्म यहां पर पढ़ेंगे वो एनिमल के लिए भी उतना ही सत्य है जितना वो प्लांट्स के लिए। मतलब इट इज एप्लीकेबल बोथ ऑन एनिमल्स एंड प्लांट सेल एज वेल एज, सब पर ये लागू होता है। ठीक है, जैसे ग्लाइकोलाइसिस पढ़ेंगे, वो बैक्टीरिया में भी काम करता है, वो आपके एनिमल सेल के अंदर भी काम करता है, प्लांट सेल के अंदर भी काम करता है। तो एक्चुअली में इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था सेलुलर रेस्पिरेशन, कोशिकीय श्वसन। ठीक है, परंतु जो एनसीईआरटी में हेडिंग दे रखा है चैप्टर नंबर 14 रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, तो उसी हेडिंग के अंतर्गत हम इसको पढ़ेंगे। हम यहां पर 100% एनसीईआरटी कवर करेंगे, कोई पॉइंट एनसीईआरटी का नहीं छोड़ेंगे हम, लेकिन हमें कई जगह पर बियॉन्ड एनसीईआरटी जाकर भी कॉन्सेप्ट को समझना पड़ेगा बेटा, क्योंकि जरूरी है वो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए। और जब कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे ना, तो हमारे पास यदि एक क्वेश्चन है और 100 भी ऑप्शन दे रखें तो भी सही उत्तर को हम चुन पाएंगे। क्लियर? तो चलिए, तो वन ऑफ दी अगेन इंपॉर्टेंट ऑफ चैप्टर। अब देखो, आप बोलोगे सर हर चैप्टर में आप ऐसा क्यों बोलते हैं? एक्चुअली बेटा देखो, मेरा कहने का मतलब ये होता है कि आपके पास पेपर में 90 क्वेश्चन आएंगे। 90 क्वेश्चन में आप उन पोर्शंस को पहचान लीजिए जहां से एग्जाम में क्वेश्चन आना बिल्कुल तय है। तो ये भी उन चैप्टरों में से एक है जहां से एग्जाम में क्वेश्चन जरूर देगा आपको। ठीक है ना? चलिए, तो सबसे पहले बेटा हम बात करते हैं कि फोटोसिंथेसिस में हमने क्या देखा। फोटोसिंथेसिस में हमने देखा कि ग्रीन प्लांट्स जो है वे प्रोड्यूसर कहलाते हैं। हरे पौधों को हम उत्पादक या प्रोड्यूसर क्यों कहते हैं? हरे पौधों को हम प्रोड्यूसर इसलिए कहते हैं कि वो सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं और उसी केमिकल एनर्जी पर पूरा का पूरा इकोसिस्टम डिपेंडेंट होता है। मतलब फूड जो होता है, जो भी फूड मॉलिक्यूल है, वो फूड मॉलिक्यूल वास्तव में जो है सोलर एनर्जी को केमिकल एनर्जी में ट्रैप किया गया है और वो केमिकल एनर्जी उस फूड मॉलिक्यूल में प्रेजेंट है। क्लियर? मतलब हरे पौधे जो है वो दे ट्रांसफॉर्म द सोलर एनर्जी इनटू द केमिकल एनर्जी एंड एवरी शुगर मॉलिक्यूल, एवरी फूड मॉलिक्यूल इज ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। ऊर्जा का रूप होता है वो, जिसके अंदर जो है वो बॉन्ड्स होते हैं और उन बॉन्ड में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन होते हैं और उन इलेक्ट्रॉन में हाई एनर्जी आती कहां से? सनलाइट से आती है। देखिए, सब जुड़ा हुआ है। आप इन हिस्सों को अलग अलग कर नहीं पढ़ सकते हैं। ये जीवन है, जीवन में हर घटना जो है वो जुड़ी हुई है पहले वाली घटनाओं से। तो फोटोसिंथेसिस में जैसे आपने फूड को क्रिएट किया है ना, तो उसी फूड मॉलिक्यूल से आप अब एनर्जी निकालने की कोशिश करेंगे सेल के अंदर। तो फोटोसिंथेसिस चैप्टर में क्या देखा? हमने देखा कि फूड मॉलिक्यूल कैसे बनते हैं, ग्लूकोज कैसे बनता है, और एक बार ग्लूकोज बनता है फिर अलग अलग फॉर्म में वो कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो हमने सोलर एनर्जी को ट्रैप करके केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना सीखा फोटोसिंथेसिस में। अब उस फूड का करेंगे क्या? उस फूड से लाइफ आगे बढ़ेगी, कोशिकाएं सेल्स जो है वो अपनी एनर्जी को हार्वेस्ट करेंगे, ऊर्जा को निकालेंगे और उस पर पूरी लाइफ प्रोसेस चलेगा। कोई भी प्रोसेस बगैर एनर्जी के पूरा नहीं होता है। एनर्जी की रिक्वायरमेंट हर समय होती है सेल को, इसलिए हमें रोज भूख लगती है, इसलिए हमें रोज खाना खाना होता है। यदि हम खाना खाना बंद कर दें, भोजन लेना बंद कर दें, तो शुरू में थोड़ी कमजोरी आएगी, फिर धीमे धीमे ऑर्गन काम करना बंद कर देंगे और अंत में व्यक्ति खत्म हो जाएगा। भोजन जो है, फूड जो है, इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी। होता क्या है कि हर दिन हमारी सेल्स भी बेटा एक सिस्टम के समान है। सुनिए बात, बाद में हम चैप्टर में आएंगे। हमारी सेल्स भी जो है वो एक सिस्टम के समान है और उस सिस्टम की लगातार एंट्रोपी बढ़ रही होती है। एंट्रोपी बढ़ने का मतलब होता है कि सेल के अंदर डिसऑर्डर बढ़ रहा होता है।
सेल के अंदर व्यवस्था बिगड़ रही होती है, मॉलिक्यूल जो है वो अपने आप को डिसअरेंज कर रहे होते हैं, और हमें उस व्यवस्था को दोबारा बनाए रखने के लिए, उस एंट्रोपी को ओवरकम करने के लिए लगातार ऊर्जा की रिक्वायरमेंट होती है, एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, और वो एनर्जी हमको बाहर से लेनी पड़ती है। तो हमारी सेल्स यदि बाहर से एनर्जी को नहीं लेंगी, फूड को नहीं लेंगी, तो हमारी सेल्स के अंदर से लगातार एनर्जी का लॉस होता रहेगा, और होगा ये कि वो एनर्जी जो है वो एक दिन खत्म हो जाएगी सेल के अंदर, और सेल जो है वो काम नहीं कर पाएगा। मतलब फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर लाइफ। कहते हैं ना हम कि सबसे बेसिक आवश्यकता होती है कि व्यक्ति को पेट भर भोजन मिले के, यानी फूड की अवेलेबिलिटी इज मोस्ट क्रिटिकल थिंग। इस पूरी प्रकृति में जो कुछ भी बना है, एवरीथिंग इज डिपेंडेंट अपॉन द फूड। इसलिए इकोसिस्टम में हम फूड चेन पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? खाद्य श्रृंखला पढ़ते हैं, फूड चेन पढ़ते हैं। हम देखते हैं हरे पौधों को खाने वाले होते हैं हर्बीवोर, शाकाहारी होते हैं। शाकाहारी को हर्बीवोर खाने वाले होते हैं कॉर्निवोर, मांसाहारी होते हैं। कॉर्निवोर को खाने वाले होते हैं टॉप कॉर्निवोर, श्रेष्ठ मांसाहारी होते हैं। मतलब जीव एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जंगल में कोई जानवर जब सोकर सुबह उठता है तो वो क्या करता है? क्या वो ऑफिस जाता है काम पर? क्या वो पढ़ाने चला जाता है? या वो पढ़ने लगता है? नहीं। इंसानों को छोड़ दो आप, तो दुनिया के बाकी सारे जानवरों की एक ही चिंता का विषय है। सुबह चिड़िया भी घोंसले से बाहर निकलती है अपने भोजन को लेने के लिए, फूड को लेने के लिए। टाइगर भी अपनी गुफा से बाहर निकलता है भोजन को लेने के लिए। मतलब एवरी पूरे जंगल के अंदर एक ही चीज, दिन भर एक ही घटना घटती है। पूरे जंगल के अंदर दिन भर एक ही घटना घटती है कि जानवर अपने भोजन की तलाश कर रहे होते हैं। जो शाकाहारी एनिमल हैं वे कहीं घास खा रहे होते हैं, पत्ती खा रहे होते हैं, और जो मांसाहारी एनिमल है घात लगा के बैठा होता है, क्योंकि उसका फूड क्या है? वो हिरन, उस पर हमला करेगा। तो ओवरऑल पूरी की पूरी जंग जो है वो फूड के लिए है। इसलिए इकोसिस्टम में फूड चेन होती है। जब कई सारी फूड चेन आपस में इंटरमिंगल्ड करती हैं, गुथती हैं आपस में, तो फूड वेब बनता है ना? मतलब फूड इज वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, क्योंकि फूड के पास है ऊर्जा, बिकॉज फूड इज हैविंग एनर्जी के। और इस फूड को क्या करते हैं? फूड जो होता है, देखिए हम क्या करते हैं, हम फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं। एनिमल्स, हम एनिमल्स की बात करें तो हम क्या करते हैं? इंजेक्शन करते हैं, फूड को अपनी बॉडी के अंदर लेते हैं, उसका डाइजेशन करते हैं, उसका पाचन करते हैं, और फिर जो अब पाचन क्या है? यदि मैं आपसे बोलूं कि डाइजेशन को हम डिफाइन करते हैं, बिल्कुल मत सोचिए भी मत, सोचने की कोशिश भी मत कीजिए। मैं रेस्पिरेशन की ही बात कर रहा हूं, मैं लेफ्ट और राइट नहीं जा रहा हूं, मैं आपका चैप्टर कनेक्ट कर रहा हूं। तो आप सोच रहे थे ना कि कहां चले गए सर के, मैं चैप्टर को कनेक्ट कर रहा हूं बेटा, क्योंकि देखिए जब तक किसी चैप्टर को हम क्यों पढ़ रहे हैं उस क्यों का उत्तर नहीं मिलेगा, चैप्टर में हमारा इंटरेस्ट नहीं होगा। और जब तक हमारा चैप्टर में इंटरेस्ट नहीं होगा, समझने में कठिनाई होगी। समझने में कठिनाई होगी तो हम क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे, और क्वेश्चन में कंफ्यूज करेंगे तो कमांडोज एग्जाम कैसे निकलेगा भला, है ना बेटा? तो सुनो, डाइजेशन क्या है? डाइजेशन इज ए प्रोसेस इन विच द कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल ब्रोकन डाउन इनटू द सिंपलर वंस। पाचन वह प्रक्रिया है जिसमें कि जटिल अणुओं को हम सरलतम अणुओं में तोड़ते हैं। मतलब डाइजेशन में कुछ नहीं होता, सिर्फ इतना होता है कि जो पॉलीमर है उसको मोनोमर में कन्वर्ट करते हैं, जो स्टार्च खाया वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होगा, यानी जो प्रोटीन खाया अमाइनो एसिड में कन्वर्ट होगा, जो फैट खाया ग्लिसरॉल और फैटी एसिड में कन्वर्ट होगा। तो डाइजेशन इज ए प्रोसेस जिसमें कि हम सिंपलर मॉलिक्यूल में इसको कन्वर्ट करते हैं, कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को, ताकि ब्लड से उसको हम फ्लो करा सकें, ताकि सेल उन मॉलिक्यूल को रिसीव कर सके, है ना बेटा? पढ़ा हुआ है हमने अच्छे से ह्यूमन फिजियोलॉजी में। अब ओवरऑल कोई भी सेल जो है उसने उसको नीड है। अब जैसे हमारी बॉडी में हमारा जो ब्रेन है उसका फूड है ग्लूकोज। यदि ग्लूकोज नहीं है तो ब्रेन काम नहीं कर सकता है। हाइपोग्लाइसीमिया, बॉडी में ग्लूकोज की कमी होने पर व्यक्ति को चक्कर आ जाता है, घबराहट होने लगती है, चक्कर आ जाता है उसको, तो ग्लूकोज पिलाते हैं, है ना? ब्रेन बगैर ग्लूकोज के काम नहीं कर सकता है, ग्लूकोज का एसेंशियल फूड है। जब आप लेट नाइट तक पढ़ते हैं, देर रात तक आप पढ़ते हैं, लंबे घंटे पढ़ते हैं आप, तो यदि आपको रात को लगता है कि आपको जो है वो थोड़ा सा सेडेशन लग रहा है, थोड़ा आपको ऐसा लग रहा है कि भाई नींद सी आ रही है, ब्रेन उतना अलर्ट नहीं है, तो आप ट्राई करके देखिए, बजाय चाय या कॉफी पीने के बजाय आप एक चम्मच ग्लूकोज पीकर देखिए। आप पाएंगे कि यू विल फील मोर रिफ्रेश्ड। कारण यह कि ब्रेन को फूड मिल गया उसका। नाउ ब्रेन इज मोर अलर्ट। क्या व्हाट यू आर, आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है? टी और कॉफी, चाय और कॉफी में भी आप देखेंगे कि आप चाय और कॉफी में यदि शक्कर ना डालें
तो आपको मजा नहीं आएगा। आपको जो है वो उसमें शुगर डालेंगे तो आपका ब्रेन में, क्योंकि एक्चुअली वो जो टी और कॉफी के लिए आदमी को की लत लगती है ना, उसमें कैफीन तो एक कारण है ही, लेकिन दूसरा इंपॉर्टेंट कारण है शुगर भी ऑल्सो। ठीक है, चलिए, तो कुल मिला के जो हमें यहां पर कई सारे प्रकृति में जो कई तरह के फल होते हैं, आप देख रहे हो वैरायटी ऑफ फ्रूट्स आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। ये फल नहीं है, आप समझ के चलो कि ये देखने में सुंदर हैं, ये स्वाद में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन सब में एक चीज कॉमन है, एवरीथिंग इज ए पैकेट ऑफ एनर्जी के। ठीक है, ये ऊर्जा के पैकेट के समान है। इनके अंदर जो है वो जो कुछ भी इनके अंदर भरा है प्रेजेंट, जैसे हम कहते हैं कि फ्रूट शुगर क्या होती है, वो होती है फ्रक्टोज। ठीक है, बनाना में स्टार्च से बड़ी मात्रा में अटके। तो कुल मिलाकर हम बात करते हैं कि जो भी फ्रूट यहां पर दिखाई पड़ रहे हैं उनके पास में क्या है, उनके पास में ऊर्जा है, एनर्जी के, और ये एनर्जी ही जो है वो पूरे के पूरे बायोलॉजिकल सिस्टम को चला रही है उठ के। यानी हम जो है भोजन करते हैं तो हमारे बॉडी में कई, देखिए जैसे आप एक निवाला, एक भोजन का कोर अपने अंदर लेते हैं तो वैसे आपने इसको चबाया, आपने डाइजेशन की शुरुआत कर दी। डाइजेशन होने के बाद में उस फूड को हमारी इंटेस्टाइन ने एब्जॉर्ब किया, वो ब्लड में गया और ब्लड से वो हर सेल तक सप्लाई हो रहा है, और सेल जो है वो अपने नीड के अकॉर्डिंग वहां से ग्लूकोज को ले रही है, ग्लूकोज को अपटेक कर रही है और उसका वो इस्तेमाल कर रही है, कि एनर्जी निकाल रही है। इस चैप्टर में वाकई में हम क्या पढ़ने वाले हैं, इस चैप्टर में हम ये पढ़ने वाले हैं कि कोई सेल जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर लेगी, कोई सेल जब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को अंदर लेगी तो उसका वो इस्तेमाल कैसे करेगी, ना ग्लूकोज से एनर्जी को कैसे निकालेंगे। जैसे पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने एक चीज सीखी, हमने पूरी की पूरी फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में हमने एक चीज सीखी, वो ये सीखा हमने कि एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल कैसे बनता है। CO2 H2O सोलर एनर्जी का इस्तेमाल किया और कैसे एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनता है वो हमने सीखा। अभी हम क्या सीखेंगे, अभी हम सीखेंगे कि जो एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल सेल ने अपने अंदर लिया है वो उससे एनर्जी को कैसे निकालता है। दैट इज द रेस्पिरेशन प्रोसेस, वही है कोशिकीय श्वसन, और उसी को हमें देखना है। ठीक है, मतलब यह है कि वॉट एवर सैंडविच यू आर ईटिंग, एक्चुअली आपके लिए वो बैटरी के समान है। यदि आप एक जो है वो समझ लीजिए आप अपने आप को एक मशीन मानते हैं ना, तो आप जो भोजन करते हैं ना, समझ लीजिए वो बैटरी है वो। ठीक है, जस्ट एक इमेजिनरी फोटोग्राफ यहां पर है कि आपका जो फूड है इट्स ए फॉर्म ऑफ एनर्जी, मतलब इट इज द मटेरियल जो आपको चार्ज करता है। ठीक, आपने देखा होगा जैसे है ना हमें भूख लगती है और बहुत देर से कुछ खाने को नहीं मिला तो मन चिड़चिड़ा हो जाता है, किसी काम में मन नहीं लगता है, मन करता है कि जल्दी से कुछ है वो खाने मिल जाए, है ना। फूड इज इंपॉर्टेंट थिंग, इट्स एनर्जी। ठीक है, मतलब ये है कि ये एनिमेशन, ये फोटोग्राफ क्या शो करता है, ये शो करता है कि फूड इज के एवरी फूड मॉलिक्यूल इज ए फॉर्म, इट्स ए केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी, केमिकल फॉर्म ऑफ एनर्जी के। ठीक है, और सबसे कॉमन क्या होता है इसमें, ग्लूकोज मॉलिक्यूल, है ना। ठीक है, देखिए हम देख रहे हैं कि केमिकल एनर्जी कहां से आता है, कार्बोहाइड्रेट, फैट हुआ, के प्रोटीन भी इसमें इन्वॉल्व है। हालांकि प्रोटीन को प्राइमरली सेल इस्तेमाल नहीं करती है, लास्ट में जब कोई इसको सॉल्यूशन नहीं मिलता है, बाहर से फूड नहीं मिलता है तो यूज करती है। याद रखिएगा, कोई भी सेल फूड को जब इस्तेमाल करती है तो उसकी प्रायोरिटी होती है कि सबसे पहले वो कार्बोहाइड्रेट को यूज करती है, इट्स द फर्स्ट प्रायोरिटी। ठीक है, जब ये खत्म हो जाएगा, जब ये नहीं मिलेगा, देन सेल यूज करेगी किसको, फैट को यूज करेगी। के और जब फैट खत्म हो जाएगा तब सेल जो है मजबूरी में यूज करेगी वो प्रोटीन को यूज करेगी। के जनरली प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग मटेरियल होते हैं, उनका एनर्जी लेने में इस्तेमाल नहीं होता है, लेकिन जब जो है कार्बोहाइड्रेट खत्म हो जाएगा, फैट भी खत्म हो जाएगा, तब प्रोटीन यूज करेंगे। कार्बोहाइड्रेट जो होते हैं दे आर द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी, देखिए ऊर्जा के इंस्टेंट सोर्स होते हैं। ठीक है, फैट जो होते हैं दे आर द रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी, ये ऊर्जा के संग्रहित भाग होते हैं। वसा या फैट जो होता है ये रिजर्व फॉर्म ऑफ एनर्जी होता है, कार्बोहाइड्रेट इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी होता है, और प्रोटीन जो है लास्ट रिजॉर्ट ऑफ एनर्जी के लिए आखिरी सॉल्यूशन होता है वो। ठीक है, क्या होता है अब बड़े मजे की बात यह कि आपने जब एक फूड मॉलिक्यूल को बनाया था, फोटोसिंथेसिस भूलना नहीं है, बार बार आएगा,
आप सोच लीजिए कि भले ही एनसीईआरटी भूल गया उसको अगले चैप्टर में, लेकिन हम नहीं भूलेंगे, हम तो बिल्कुल दिमाग में रखेंगे कि हमने क्या देखा था। हमने देखा था कि हमने CO2 मॉलिक्यूल लिए, हमने जो है वो वाटर मॉलिक्यूल लिए, हमने वाटर मॉलिक्यूल लिए, और हमने क्या किया उसमें, हमने सोलर एनर्जी का हमने इस्तेमाल किया, हमने सौर ऊर्जा का इस्तेमाल किया, और क्या बनाया हमने ग्लूकोज मॉलिक्यूल को बनाया। ठीक है, मतलब यह है कि हमने क्या किया, ग्लूकोज मॉलिक्यूल बनाया और साथ में ऑक्सीजन को भी बाहर निकाला हमने। सुनिए बात, प्रकृति जो है वो कितना अद्भुत काम करती, कारनामा है पूरा एक के। मतलब आप देखिए कि CO2 को, कार्बन डाइऑक्साइड को लिया आपने, वाटर को लिया आपने, सोलर एनर्जी को लिया, ऊर्जा को लिया आपने, और आपने ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन को बाहर आपने रिलीज किया। ठीक है, क्लियर, यही हुआ ना फोटोसिंथेसिस में। अब रेस्पिरेशन में क्या होता है, रेस्पिरेशन में क्या होता है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, श्वसन में गया, और आखिर में इसने, और साथ में यहां पे ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया इसने, एरोबिक रेस्पिरेशन है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया आपने, ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन का इस्तेमाल किया, लास्ट में क्या बना, CO2, वाटर और एनर्जी बाहर निकली। बताओ ना, जो आपने पहले किया था, जैसा आपने पहले किया था यहां पर, वही तो यहां पर देखने मिल रहा है हमको। मतलब फोटोसिंथेसिस की ठीक अपोजिट रिवर्स प्रक्रिया होती है रेस्पिरेशन, ठीक अपोजिट रिवर्स प्रोसेस होती है। वहां पर CO2 H2O एनर्जी, ग्लूकोज बनाया, ऑक्सीजन बाहर निकाला। यहां पे ग्लूकोज लिया, ऑक्सीजन लिया, और CO2 H2O एनर्जी को बाहर निकाला। इट मींस वी आर जस्ट लाइक ए सिस्टम, कि जो इनपुट था, जो बाहर से बनाया था, हमने उसको उसी फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, है ना। मतलब कुल मिलाकर यदि एक्चुअली में कोई आपसे बोलता है कि वेयर इज द गॉड, आपने देखा कभी? अब आप इस पर बहुत सारी बहस कर सकते हैं, ऐसा मुद्दा इस पर हम अनंत काल तक बहस कर सकते हैं और उसका कोई सॉल्यूशन नहीं निकलेगा। पर मैं कहता हूं आपसे, जो रोशनी दे गया, जिसकी रोशनी की ऊर्जा पर हम जिंदा हैं, वो है सन। एक्चुअली में हमारे लिए जो विजिबल गॉड है, जिसको हम देख पाते हैं, दैट इज सन। अब आप बोलोगे सन को भी तो किसने बनाया होगा ना। बिल्कुल सही बात है, वो हम सब की पहुंच के बाहर है। ठीक है, लेकिन जो हम देख सकते हैं, जिस पर हम बिलीव कर सकते हैं, जिस पर हम यकीन कर सकते हैं, वो है सूर्य। क्योंकि सूर्य की किरणों का जो प्रकाश था, जो फोटॉन्स थे, उनको जो है वो, और उसका सूर्य का सबसे बड़ा भक्त कौन है, सबसे बड़ा उसका डिवोटी कौन है, वो है ग्रीन प्लांट्स। सूर्य के प्रकाश को लिया उन्होंने इसका मतलब वी शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट द सन, द प्लांट्स, बिकॉज यदि वो नहीं होते तो हम कभी, हमारा तो अस्तित्व ही कुछ नहीं है। आप समझ लीजिए कि इस प्रकृति में सबसे व्यर्थ कोई है तो वो हम है, जिसके रहने ना रहने से प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ता। ग्रीन प्लांट्स खत्म हो जाएंगे, प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। डिकम्पोजर बैक्टीरिया फंजाई खत्म हो जाएंगे, प्रकृति डिस्टर्ब हो जाएगी। लेकिन आप और दूसरे एनिमल नहीं रहेंगे तो प्रकृति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सच्चाई है ये। हमसे अधिक इंपॉर्टेंट है हनी बी, शहद की मधुमक्खी हमसे अधिक इंपॉर्टेंट है। वो पॉलिनेशन कर रही है, जीवन को, पौधों में जीवन को आगे बढ़ाने में रोल प्ले कर रही है। और हम और आप क्या कर रहे हैं, हम जंगलों को काट रहे हैं, हम कंक्रीट के जंगल खड़े कर रहे हैं, हम जो है सड़कें फ्लाईओवर बना के सारा का सारा धरती को अपना कब्जा बना लिया हम लोगों ने के, हम जानवरों को धकेल रहे हैं, हम जो है वो जो कुछ भी हम कर रहे हैं वो सब विनाशकारी कर रहे हैं। अब इस बात पे बहुत लंबी डिबेट हो सकती है, उस पर हम नहीं पढ़ेंगे अभी। मैं प्रकृति के नजरिए से बात बतला रहा हूं कुछ के। तो कुल मिलाकर बात ये कि अब हुआ क्या बेटा, हुआ ये कि जो CO2 H2O एनर्जी से जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना था, जब वो सेल के पास गया तो उसी को वापस प्रोसेस को रिवर्स कर दिया, इस ग्लूकोज में ऑक्सीजन को ऐड किया और इसका जो है वो कंप्लीट ऑक्सीडेशन किया। CO2 बना, लास्ट में H2O बना और एनर्जी को बाहर निकाले। अब जो ऊर्जा सेल के अंदर बाहर निकली उसका क्या करें, उसको हमने एक दूसरे केमिकल फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया और उसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट ATP। ATP को एनर्जी करेंसी ऑफ सेल कहते हैं। और सेल ने बोला भाई देखो ऐसा है, हमने ऊर्जा को ले लिया ग्लूकोज से निकाल के, अब ATP बन गए, अब तुमको जहां जरूरत पड़े इस करेंसी का इस्तेमाल करना। तो ATP एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये कि पूरी रेस्पिरेटरी प्रोसेस में हमें सीखना क्या है, सीखना है हमें कि ग्लूकोज का यूटिलाइजेशन कैसे होता है, ऑक्सीजन क्या रोल प्ले करती है, ATP का फॉर्मेशन इसमें कैसे होता है, यही तो सीखना है हमें। ठीक है, देखिए अब
डाइजेशन और रेस्पिरेशन को बेटा एक प्रोसेस मत समझना आपके। मैंने पहले भी आपसे कहा है कि डाइजेशन इज ए डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोसेस, जहां पे कि कुछ केवल इतना हो रहा है कि कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को हम सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं। डाइजेशन में हम एनर्जी रिलीज नहीं करवा पा रहे हैं। डाइजेशन में हम कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल को तोड़कर सिंपलर मॉलिक्यूल में तोड़ रहे हैं ताकि सेल उसका इस्तेमाल कर सके। तो डाइजेशन और रेस्पिरेशन सेम नहीं है। अब कोई प्रोसेस ऐसी जो रेस्पिरेशन के समान है तो वो डाइजेशन नहीं है। क्लियर कर दूं, डाइजेशन इज नॉट सिमिलर टू रेस्पिरेशन। विच प्रोसेस इज का, आप किस प्रोसेस में इसको ऐसा मान सकते हैं जैसे कि मैं कि ऊर्जा बाहर निकलती हो, दैट इज द कंबंशन, दहन। ठीक है, कंबंशन या दहन। आपने लिया ब्रेड को, लिया आपने ब्रेड को आपने खा लिया तो ब्रेड आपकी बॉडी में जाएगा, डाइजेस्ट होगा, उसके बाद उसके अंदर से जो भी जो शुगर मॉलिक्यूल निकले उनको आपकी बॉडी वो इस्तेमाल करेगी, CO2 H2O में कन्वर्ट होगा, एनर्जी निकलेगी। ये आपने उस ब्रेड को इस्तेमाल किया। उसी ब्रेड को यदि आप जला दोगे तो ब्रेड गायब हो जाएगा। जलने के बाद क्या होगा, धुआं निकलेगा, CO2 निकल जाएगा, उसका कुछ वाटर कंपोनेंट निकलेगा, उसका जो वेपर्स बन के उड़ जाएगा और वो फाइनली ब्रेड भी खत्म हो जाएगा, उसका एनर्जी एक झटके में रिलीज हो जाएगा। कंबंशन या दहन जो है वो रेस्पिरेशन से मिलती जुलती प्रक्रिया है। दोनों प्रोसेस में एनर्जी निकल रहा होता है सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल का, लेकिन एक बड़ा फर्क ये कि रेस्पिरेशन इज ए वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड प्रोसेस। श्वसन जो है वो एक अच्छे प्रकार से समन्वित प्रक्रिया है, स्टेप बाय स्टेप होता है, क्योंकि हर स्टेप में धीमे धीमे एनर्जी को निकालते हैं और उस एनर्जी को स्टोर करते हैं हमके, और इससे हम एटीपी को जनरेट करते हैं। तो रेस्पिरेशन वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड, स्टेप बाय स्टेप ग्रेजुअल प्रक्रिया है, ग्रेजुअल प्रोसेस है, जबकि कंबंशन इज ए स्पॉन्टेनियस, अचानक से झट से होने वाली प्रक्रिया है और ऊर्जा वहां पर यूटिलाइजेबल फॉर्म में कन्वर्ट नहीं हो पाती है। ठीक है, क्लियर। तो कुल मिलाकर हम ये समझ गए कि फोटोसिंथेसिस के द्वारा बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस जो ग्रीन प्लांट्स हैं उन्होंने फूड को बनाया, ग्लूकोज को बनाया उन्होंने। उसके बाद क्या किया, उस ग्लूकोज का हमने रेस्पिरेशन में इस्तेमाल किया और उस ग्लूकोज से हमने एनर्जी को निकाला, और यही पूरा जीवन चक्र है। असली में प्रकृति का जो सत्य है वो यही है कि फूड बन रहा है, उस फूड का हम इस्तेमाल कर रहे हैं, और ये प्रकृति में एक पूरी फूड चेन चल रही है। यानी आप अपना दृष्टिकोण चेंज कीजिए। आप कभी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई से ऊपर उठकर सोचिए, कभी आप देश की सीमाओं से ऊपर उठकर सोचिए, कभी आप जो है वो प्रकृति के नजरिए के साथ सोचिए आप कि व्हाट इफ यू वर ए ट्री। आप एक वृक्ष होते तो क्या सोचते, आप आसमान होते तो क्या सोचते, आप धरती होते तो क्या सोचते। आपको सुनकर अजीब लगेगा, आप बोलोगे सर इतनी फिलोसफिकल हाइपोथेटिकल बातें करते हो आप। ठीक है, मैं इतना कहता हूं बेटा आपसे कि हमको हमेशा एक नजरिया नहीं रखना चाहिए। हमारा जो नजरिया होना चाहिए वो स्पष्ट होना चाहिए। हमारा नजरिया जो है वो नॉन बायस्ड होना चाहिए। हमारा जो नजरिया है, सोचने का तरीका है, उसमें कोई भी तरह का पूर्वाग्रह नहीं होना चाहिए। पूर्वाग्रह समझते हैं आप, उसका मतलब होता है कि हमने पहले से कोई विचारधारा बना रखी है और उसके अकॉर्डिंग हम सोच रहे हैं। जैसे आप में से कई मान हो सकता है आप में से कई लोग सोचते हो कि यार बायोमेंटर्स अच्छा नहीं है। ठीक है, तो अब बजाय इस बात के कि उसको बारे में पूरा एनालाइज करने के अलावा कि भाई उसमें कितने बच्चे पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं, क्या थॉट प्रोसेस है यहाँ पे बायोमेंटर्स में क्लियर कर दो आपके। बायोमेंटर्स एक विचारधारा है। कोचिंग, ऑनलाइन क्लासेस सब छोड़ दो आपके। बायोमेंटर्स इज ए थॉट प्रोसेस, इट्स ए प्रोसेस, इट्स नॉट ए प्रोडक्ट। यू कैन परचेज एनी प्रोडक्ट बट यू कैन नॉट परचेज ए प्रोसेस। ठीक है ना, इट्स ए प्रोसेस। ठीक है, तो हमारा पूर्वाग्रह, जैसे मैं कहूंगा आपसे कि कोई एक पर्टिकुलर क्लासेस अच्छा नहीं, मैं बोल दूं कि ये मेरा पूर्वाग्रह है, मैं जानता नहीं उसके बारे में, तो इसका मतलब ये कि हमेशा चीजों को पूर्वाग्रह से अलग हटके सोचिए। ये सोचिए कि हम जहां पर है वहां से हमारे लिए बेहतर क्या है, हम जहां पर हैं वहां से हमको जो है वो कैसे आगे बढ़ना है। इसीलिए जीवन में सोचने का नजरिया हमेशा जो है वो संतुलित होना चाहिए। प्रकृति के जैसे देखिए, जब कुछ भी करते हैं हम, तो सोचिए कि यदि हम वो होते, उस जगह पर हम होते, तो हमें कैसा फील होता है। तो डोंट से नेगेटिव वर्ड्स टू एनीबॉडी, डोंट से थिंग्स जो दूसरे को हर्ट करती हो। अपना बहुत बड़ा ईगो मत रखिए। ठीक है, ये कोई मतलब मोरल साइंस की क्लास नहीं है, लेकिन चूंकि आप मेरे बच्चे हैं, कमांडोज हैं आप मेरे, तो मुझे ऐसा लगता है कभी कभी मुझे आपसे बात भी करना चाहिए। ठीक है, चलिए,
तो एक बात हम समझ गए कि प्रकृति में चल रहा है चक्र, CO2 H2O एनर्जी ग्लूकोज, ग्लूकोज में O2 को जोड़ा, फिर से CO2 H2O एनर्जी, मतलब ये गोल गोल घूम रहा है। फॉर मटेरियल द अर्थ इज ए क्लोज सिस्टम एंड फॉर एनर्जी अर्थ इज ए ओपन सिस्टम। ठीक है, चलिए अब एनसीईआरटी क्या कहता है? एनसीईआरटी कहता है ऑल ऑफ अस ब्रीथ टू लिव, हम सभी लोग जीवित रहने के लिए सांस लेते हैं। बट व्हाई इज ब्रीथिंग इज सो एसेंशियल फॉर लाइफ? के क्यों कारण है भाई? कभी कभी आप सुनते हो कि सांस रुकने से व्यक्ति की मृत्यु हो गई, सफोकेशन हो गया, है ना? तो ये जो क्यों जीवन के लिए जो है वो इतना जरूरी है ब्रीथिंग के? और ब्रीथिंग में होता है व्हाट हैपन व्हेन वी ब्रीथ, के जब हम सांस लेते हैं क्या होता है? देखिए सिंपल सी बात, वो अब आप जब ब्रीथिंग वर्ड यूज करते हैं तो आप याद रखना, ब्रीथिंग वर्ड और रेस्पिरेशन अलग अलग चीजें हैं। कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन, सेल के अंदर होने वाला ग्लूकोज के ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया है। ये एरोबिक एनारोबिक दोनों प्रकार से हो सकती है। ब्रीथिंग इज अ प्रोसेस कि हम जो गैसेस एक्सचेंज करते हैं वो ब्रीथिंग है। तो CO2 को हमने जो है वो बाहर रिलीज किया, ऑक्सीजन को अंदर लिया हमने, ये क्यों जरूरी है? ठीक है, देन ऑल्सो डू ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट्स एंड माइक्रोब ब्रीथ? क्या वाकई में पौधे माइक्रोब सब ब्रीथ करते हैं? बिल्कुल सही बात है। प्लांट्स भी रात के समय, दिन के समय प्लांट्स में होता है फोटोसिंथेसिस, तो ऑक्सीजन बाहर निकलता है, रात को प्लांट्स भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। माइक्रोब जो एरोबिक माइक्रोब हैं वे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि वॉट एवर एक्टिविटी, देखिए आप देख रहे हैं कि एक जो है वो आपको फैमिली दिखाई पड़ रही है जो बीच किनारे जो है वो दौड़ रही है, और आप देखिए कि दे ऑल आर वेरी हैप्पी एंड दे आर प्लेइंग। इस प्रोसेस में हमें खुश दिखाई पड़ रहे हैं लोग, खेलते दिखाई पड़ रहे हैं, लेकिन हम ये चीज सोच, यदि हम देखें तो एज ए सिस्टम देखें कि ये पांचों लोग जो दिखाई पड़ रहे हैं दे ऑल आर ए सिस्टम, हर व्यक्ति एक सिस्टम है। तो हर व्यक्ति के अंदर जो भी वो चल रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो वो उसमें एनर्जी खर्च हो रही है, उसमें स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, स्केलेटल मसल कॉन्ट्रैक्ट कर रही है, एनर्जी चाहिए पड़ेगा, और एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में लगेगा? एटीपी के फॉर्म में लगेगा। और वो एटीपी फॉर्म कहां से आएगा? कोशिकीय श्वसन से आएगा। कोशिकीय श्वसन जो है वो कैसे होगा? जब सेल को ग्लूकोज मिलेगा, और ग्लूकोज कहां से मिलेगा? जब वो डाइजेशन होगा, और डाइजेशन के लिए फूड चाहिए। मतलब पूरा बायोलॉजी जुड़ा हुआ है यहां पे, ये दौड़ती हुई तस्वीर नहीं है, ये मतलब दौड़ते हुए लोगों की तस्वीर नहीं है, ये एक्चुअली में पूरा प्रोसेस शो करती है। ठीक है, देन तो एनर्जी फॉर लाइफ प्रोसेस, ऑल ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी। हर व्यक्ति को, हर जीवित जीव को अपने जीवन को बनाए रखने के लिए ऊर्जा की लगातार आवश्यकता होती है। कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी चाहिए होता है, नहीं तो क्या होगा? यदि ये नहीं मिला तो होगा ये कि सिस्टम डिसऑर्डर की ओर बढ़ेगा, लगातार एंट्रोपी बढ़ती जाएगी, और एंट्रोपी बढ़ने के बाद एक दिन ऐसा होगा कि सिस्टम खत्म हो जाएगा। क्लियर? एनर्जी डज नॉट रिसाइकल, ऑलमोस्ट ऑल एनर्जी इज फ्रॉम सन। कि याद रखिए कि एनर्जी डज नॉट, ऊर्जा जो है वो लगातार सन से हमें रिसीव करनी पड़ती है, और एनर्जी का एक बड़ा हिस्सा जो है हीट के रूप में जो है वो बाहर निकलता रहता है। ठीक है, तो ऑर्गेनिज्म कैप्चर द एनर्जी ऑफ लाइट एंड स्टोर इट इन ऑर्गेनिक कंपाउंड। के ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो लाइट के फॉर्म में एनर्जी को जो है वो कैप्चर करते हैं और इसको ऑर्गेनिक कंपाउंड में इकट्ठा करते हैं, और ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं? ये ऑर्गेनिज्म होते हैं ग्रीन प्लांट होते हैं। ठीक है, अब आप बोलोगे सर एनर्जी डज नॉट रिसाइकल, ये वर्ड से कहीं ऐसा तो नहीं आप बोल रहे हो कि हमने तो पढ़ा हुआ है कि ऊर्जा को ना तो हम उत्पन्न कर सकते हैं ना नष्ट कर सकते हैं, केवल एक से दूसरे फॉर्म में हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, ये तो पढ़ा है हमने, है ना? फिर ये कीवर्ड क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे कि एनर्जी कैन डज नॉट रिसाइकल? एक्चुअली बेटा कहने का मतलब ये है कि ऐसा नहीं होता है कि ऊर्जा एक बार सिस्टम में, हमारी अर्थ पर एक बार एनर्जी आ गया तो उसी से काम चलता रहेगा। लगातार कांस्टेंट सप्लाई ऑफ एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है, क्योंकि जो भी यूटिलाइजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी है वो एक लेवल के बाद में उसका एक बड़ा हिस्सा हीट के रूप में बाहर निकल जाता है, और वो हीट जो है फाइनली जो है वो डिस्ट्रीब्यूट होकर सिस्टम में फैल जाता है। तो वो हमारे काम का नहीं होता है, इसलिए हमको लगातार ग्रीन प्लांट्स जो है फूड लगातार बनाते हैं, और उस फूड पर पूरी प्रकृति डिपेंड होती है। ठीक है, देखिए आप इसे इस फूड चेन से हम समझ सकते हैं। आप देखिए प्रोड्यूसर है, ग्रीन प्लांट है, क्या किया उसने? सनलाइट का उसने इस्तेमाल किया, CO2 को लिया, वाटर को लिया, और उसने जो है फूड को बनाया। उस फूड को खाया किसने? प्राइमरी कंज्यूमर ग्रासहोपर जो कि हर्बीवोर, उसने खाया। उसे खाया सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया, फ्रॉग ने खाया। उसे टर्सरी कंज्यूमर ने खाया, फ्रॉग को सांप ने खा लिया।
और सांप को खा लिया जो है एक बाज ने, ईगल ने खा लिया, उसको हॉक ने खा लिया जो फाइनल कंज्यूमर है, और उसके बाज के मरने के बाद क्या हुआ, उसके ऊपर फंजाई बैक्टीरिया काम की जो कि डिकम्पोजर है, उन्होंने इसके मिनरल्स को वापस धरती पर रिलीज कर दिया। मतलब सारी कहानी इस जमीन से शुरू हुई थी, जमीन पे ही खत्म हो गई। हमको लगता है कि हम इस जमीन के मालिक हैं, पर कुछ नहीं है, हम इस जमीन से ही उठे, जमीन में ही खत्म हो जाते हैं उनके। वी आर नथिंग, वी आर जस्ट एंड क्रिएचर, जो जमीन से ही निकला है। वो सारे एलिमेंट जो जमीन में प्रेजेंट है वो हमारी बॉडी के अंदर भी प्रेजेंटेड के। तो आप देख रहे हैं कि ये पूरा ये यही तो प्रकृति है कि देखिए आप ग्रीन प्लांट ने जो फूड को बनाया उस पर सब डिपेंडेंट है, उसको लिया ग्रास ऊपर ने। नाउ ग्रास ऊपर जो है वो भोजन बन गया है फ्रॉग के लिए, फ्रॉग ने उसको खाया, अब फ्रॉग फूड है स्नैक के लिए, सांप फूड है हॉक के लिए, और हॉक के मरने के बाद उसको फूड उसको इस्तेमाल किया डिकम्पोजर ने। दिस इज दी फूड चेन एंड एवरीथिंग स्टार्टेड फ्रॉम दी फोटोसिंथेसिस के, और इसके बाद ऊर्जा का लगातार ऊर्जा लगातार, एनर्जी लगातार ट्रांसफॉर्म होती चली गई। ठीक है, तो देखिए ब्रीथिंग इज अ सेपरेट प्रोसेस के मैंने आपसे कहा, हम जिसमें ऑक्सीजन को अंदर लेते हैं, CO2 को बाहर छोड़ते हैं के। जब यही ऑक्सीजन सेल के अंदर इस्तेमाल होती है और ग्लूकोज मॉलिक्यूल का कंप्लीट ऑक्सीडेशन होता है, और ग्लूकोज का इस्तेमाल होने पर जो है वो ATP बनते हैं और CO2 को बाहर रिलीज करते हैं हम, तो उसको बोलते हैं कोशिकीय श्वसन, सेलुलर रेस्पिरेशन कहते हैं। क्लियर? ठीक है, जो एक्चुअल प्रोसेस है जहां पर हम जो है फूड मॉलिक्यूल से एनर्जी को हार्वेस्ट कर पाते हैं, निकाल पाते हैं, वो प्रोसेस होती है सेलुलर रेस्पिरेशन। ठीक है, क्लियर? अब देखिए ब्रीथिंग के लिए जो एनिमल्स होते हैं वो तो अपने नॉस्ट्रिल इस्तेमाल करते हैं कि अब अलग अलग हम पढ़ते हैं, कहीं ट्रैकी होते हैं, कहीं पे जो है वो स्पायरेनम होते हैं, कहीं पर जो है वो नॉस्ट्रिल होते हैं। हमने पढ़ा हुआ एनिमल किंगडम में कि अलग अलग तरह के ब्रीथिंग स्ट्रक्चर हो सकते हैं। प्लांट्स में जो ब्रीथिंग स्ट्रक्चर है, जहां से गैसेस यानी पौधों में वो हिस्सा जहां से मोस्ट ऑफ द गैसेस एक्सचेंज होता है वो होता है स्टोमेटा। इसके अलावा जो ओल्ड वुडी ट्रंक, पुराने काष्ठी तने होते हैं, ओल्ड वुडी ट्रंक पुराने काष्ठी तने होते हैं, डाइकॉट के अंदर देखें आप तो उनमें लेंटी सेल भी हमको देखने मिलते हैं। अब ये लेंटी सेल क्या होते हैं ये ऑलरेडी मैंने आपको एनाटॉमी के अंदर पढ़ाया हुआ है बेटा के। तो क्या देख रहे हैं आप कि प्लांट्स के रेस्पिरेटरी सिस्टम को देखोगे तो आप देखोगे कि प्लांट्स में जो गैसेस एक्सचेंज होता है, जो गैसी के विनिमय होता है वो स्टोमेटा के थ्रू होता है। स्टोमेटा क्या होते हैं, बारीक पोर स्टोमा होता है और गार्ड सेल उससे मिलकर बने होते हैं। ठीक है, दिस इज दी स्टोमेटा। क्लियर? Hi, sorry to disturb you in between lecture. But it's important to inform you. You should download Biomentors app from Google Play Store. We need your support, so please take subscription to become an official commando of Biomentors. Bye bye. Continue your lecture. चलिए, अब चूंकि यहां पे स्टोमेटा का जिक्र आया तो मैं आपसे दो क्वेश्चन तो करूंगा बेटा। नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है, किस प्रकार के हाउ द गार्ड सेल्स आप नोट कर लीजिए, हाउ द गार्ड सेल्स डिफर फ्रॉम द अदर एपिडर्मल सेल। ठीक है, गार्ड सेल दूसरी एपिडर्मल सेल से क्यों अलग होती हैं बताना है कमेंट में। अरे मुझे मालूम है हम सेलुलर जो है वो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स पढ़ रहे हैं, लेकिन मैं क्वेश्चन कर रहा हूं आपसे एनाटॉमी का। आपको बताना है ये कि गार्ड सेल दूसरी एपिडर्मल सेल से भिन्न क्यों होती है, अलग क्यों होती है। दूसरा क्वेश्चन ये है the cells which surrounds the guard cell which are the storehouse of the potassium ion, उन सेल को हम क्या कहते हैं, वे सेल जो गार्ड सेल को घेरती हैं और पोटेशियम आयन को चारों तरफ स्टोर करती है, अपने अंदर स्टोर करती हैं, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं कि गार्ड सेल के को घेरने वाली सेल्स जो पोटेशियम आयन का स्टोर हाउस होती है उनको हम क्या कहते हैं, ये भी आपको बतलाना है, कमेंट में लिख भेजिएगा। ठीक है, अब देखिए क्या लिखता है आंसर। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज के। मैंने कहा ना आपसे कि बगैर भोजन के हम काम नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमको एनर्जी चाहिए काम करने के लिए। ठीक है ना, ठीक। आपको पता है जब कोई व्यक्ति एडमिट होता है, हॉस्पिटलाइज होता है, कोई व्यक्ति, कोई पेशेंट है, उसको हॉस्पिटलाइज किया, आईसीयू में रखा उसको, तो आप देखेंगे लगातार ग्लूकोज जो है उसको सप्लाई, उसको डेक्सट्रोज की बोतल लगाए होते हैं, ग्लूकोज सप्लाई करते हैं उसे, क्यों, जिंदा रखने के लिए।
यदि उसको ग्लूकोज, वो व्यक्ति गंभीर बीमार है और गंभीर बीमारी में वो भोजन लेने की कंडीशन में नहीं है, वो खाना नहीं खा सकता है, और यदि आपने उसको जो है वो ग्लूकोज की बोतल नहीं लगाया तो व्यक्ति मर सकता है, क्योंकि उसके अंदर एनर्जी नहीं होगी, सेल्स को फूड नहीं मिलेगा, तो लगातार आपको ग्लूकोज सप्लाई करना पड़ता है। ठीक है, फिर देखिए आप क्या लिखा, ऑल ऑर्गेनिज्म नीड एनर्जी फॉर कैरिंग आउट डेली लाइफ एक्टिविटीज। प्रत्येक जीव को अपनी दैनिक क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है, बी इट बी एब्जॉर्प्शन, ट्रांसपोर्ट, मूवमेंट, रिप्रोडक्शन एंड इवन ब्रीथिंग। कुछ भी करें आप, जब आप ब्रीथिंग कर रहे हैं, सांस ले रहे हैं, तो भी आप अपनी इंटरकॉस्टल मसल का इस्तेमाल कर रहे हैं, आप अपने डायफ्राम का इस्तेमाल कर रहे हैं, और वो कुछ फ्री में नहीं होता है, उसके लिए भी एनर्जी खर्च होती है। ठीक है, रिप्रोडक्शन हुआ, मूवमेंट हुआ, ट्रांसपोर्ट हुआ, एब्जॉर्प्शन, हर जगह पे एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है। Where does all this energy come from? और ये सारी ऊर्जा आती कहां से? We know we eat food for energy, but how is this energy taken from the food? के हम जानते हैं कि हम ऊर्जा के लिए भोजन खाते हैं, लेते हैं, फूड को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, कि खाना खाते हैं, लेकिन उस फूड से एनर्जी कैसे निकाली जाती है, एंड हाउ दिस एनर्जी इज यूटिलाइज्ड, एंड दैट इज दी, यही चैप्टर है ये, कैसे ऊर्जा को हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमें जानना है, ये हमको समझना है। ठीक है, देखिए अब इसका एक ब्रीफ रिव्यू, इसका एक हिस्सा मैं आपको सेल द यूनिट ऑफ लाइफ में बता चुका हूं। मैंने आपसे कहा था, जब मैं आपको माइटोकॉन्ड्रिया पढ़ा रहा था, तो मैंने आपसे कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया आर द पावर हाउस ऑफ सेल। याद है कि नहीं? मैंने आपसे कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के ऊर्जा ग्रह होते हैं, दे आर द पावर हाउस ऑफ सेल। ठीक है, क्योंकि इनके अंदर जो है वो क्रैब साइकिल ऑपरेट होती है, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होता है, और ये एटीपी को प्रोड्यूस करते हैं। एटीपी एनर्जी करेंसी ऑफ सेल होता है, फुल फॉर्म उसका होता है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। पढ़ा है कि नहीं पढ़ा हमने? ठीक है, मैंने ये भी कहा था कि माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड मॉलिक्यूल अंदर इंटर करता है, ठीक है, और उसको फिर जो है ऑक्सीडाइज करते हैं। लेकिन ग्लूकोज मॉलिक्यूल का ऑक्सीकरण जो है वो ग्लूकोज मॉलिक्यूल को पायरुविक एसिड में कन्वर्ट करना, मतलब ग्लूकोज मॉलिक्यूल को तोड़ना। ग्लूकोज मॉलिक्यूल जब एक सेल के अंदर आता है तो पहले उस मॉलिक्यूल को तोड़ते हैं। ठीक है, क्या करते हैं? तोड़ते हैं। मैंने आपसे कहा ग्लूकोज के मतलब ग्लाइको मतलब ग्लूकोज के, तोड़ना मतलब लाइसिस। ठीक है, ग्लूकोज को तोड़ना, किस में तोड़ना? पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में तोड़ना। प्रोसेस को क्या बोल दिया हमने? ग्लाइकोलाइसिस। ग्लाइको मींस ग्लूकोज, लाइसिस मतलब तोड़ना। ठीक है, तो ग्लूकोज को पायरुविक एसिड में तोड़ा हमने। ठीक है, ये प्रोसेस कहां होती है? ये प्रोसेस होती है साइटोप्लाज्म में। ये प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होती है। ठीक है, फिर पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में एंटर करता है, और पायरुविक एसिड को जो है फिर जो है वो CO2H2 में कन्वर्ट करते हैं थ्रू ए सीरीज ऑफ रिएक्शन, और उसको बोलते हैं हम क्रैब साइकिल बोलते हैं पूरा प्रोसेस को हम। ठीक है, फिर क्या देखते हैं बेटा कि इस पूरी प्रोसेस में जो है जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन निकलते हैं, क्योंकि देखिए जो फूड मॉलिक्यूल है, समझिए बात को, ये सब बताया हुआ है मैंने आपको, फोटोसिंथेसिस में भी मैंने कई बार कहा था, जो भी होता है वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से होता है। मतलब सोलर एनर्जी आया था पिगमेंट सेंटर पर, रिएक्शन सेंटर पे, इलेक्ट्रॉन बाउंस करके बाहर निकला था। याद करो, फोटोसिंथेसिस भूलना नहीं, उसको याद रखना है। फोटोसिंथेसिस में इलेक्ट्रॉन एनर्जी को लेके बाउंस करके बाहर निकला। NADP+ के पास इलेक्ट्रॉन गया, NADP+ के पास में वो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और NADP+ ने क्या किया? उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को लाके दे दिया ग्लूकोज को कि भैया तुम ले लो। CO2 जब रिड्यूस होकर ग्लूकोज बना, तो ग्लूकोज मॉलिक्यूल इज नथिंग, इट इज ए C6H12O6। कार्बन के 6 एटम है, हाइड्रोजन के 12 एटम है, ऑक्सीजन के 6 एटम है, लेकिन असली बात यह, असली कहानी यह है कि C6H12O6 बनने के दौरान जो बॉन्डिंग हुआ है, जो बॉन्ड बने हैं, उन बॉन्ड में हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, उनके अंदर जो है उच्च ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, और वो इलेक्ट्रॉन के पास में क्या है? ऊर्जा प्रेजेंट है उसके पास में। जैसे ही मतलब ये है कि जैसे ही इस इलेक्ट्रॉन को छोड़ोगे तो वो अपनी एनर्जी को रिलीज करता हुआ वापस से रेस्टिंग ऑर्बिट में आने की कोशिश करेगा। वो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास ऊर्जा है, उन बॉन्ड में एनर्जी है, तो आपको क्या करना है? आपको उस हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को ऐसे वापस, यानी जो इलेक्ट्रॉन NADPH ने जो इलेक्ट्रॉन दिया था ग्लूकोज को, उस इलेक्ट्रॉन को वापस निकालना है ग्लूकोज से बाहर। कैसे निकालेंगे? ग्लाइकोलाइसिस में कुछ निकालेंगे, कुछ निकालेंगे क्रैब साइकिल में, कुछ निकालेंगे गेटवे रिएक्शन में, जो पायरुविक एसिड एसिटाइल कोएंजाइम A में कन्वर्ट होता है, वहां निकालेंगे, और वो जो इलेक्ट्रॉन निकालेंगे उनको इकट्ठा कर लेंगे NADH में, नॉट NADP। इतना याद रखना, दिमाग में डाल लो ये चीज कि जब कोई बायोसिंथेटिक पाथवे होगी तो NADP इस्तेमाल करेंगे। जब कुछ क्रिएट करना होगा, कोई आपको मॉलिक्यूल बनाना होगा, बायोसिंथेसिस करना होगा, तो आप NADP+ यूज करोगे। जब रेस्पिरेशन करना होगा,
इलेक्ट्रॉन को उसको एनर्जी निकालने के लिए इस्तेमाल करना पड़ेगा, तो आप NAD+ का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो NAD+ ने इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो किससे ले लिए, ग्लूकोज से ले लिया, NADH बन गया, NADH2 बन गया। अब ये NADH2 जो है वो उस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को निकालने के लिए इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम में इलेक्ट्रॉन को दे देगा वो। और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो होता है वो कैसे काम करता है हम आगे देखेंगे, और वो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी को लेगा और वो ATP को उससे प्रोड्यूस कर लेगा। ठीक है, सारी कहानी इस एक पॉइंट पर टिकी हुई है कि जो क्लोरोफिल मॉलिक्यूल ने जो इलेक्ट्रॉन हाई एनर्जी पे बाहर निकाला था ना, वो इलेक्ट्रॉन ही यहां पर काम आ रहा है। क्लियर? डू ऑल फूड गिव द सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी? नहीं, अलग अलग है बेटा। कार्बोहाइड्रेट जो है वो अलग एनर्जी देंगे, फैट का एनर्जी लेवल अलग होगा, प्रोटीन का एनर्जी लेवल अलग होगा। ठीक है, विटामिन और मिनरल्स में कोई एनर्जी नहीं होती उनके पास में। डू प्लांट ईट? यस, पौधे जो है वो अपने बनाए हुए भोजन का एक हिस्सा खुद इस्तेमाल करते हैं और रिमेनिंग हिस्सा जो है वो बाकी जीवों के लिए छोड़ देते हैं। तो जो पौधे जो टोटल फूड है, प्लांट, ग्रीन प्लांट जो टोटल फूड बनाते हैं, ग्रीन प्लांट जो टोटल फूड बनाते हैं, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के, उसे बोलते हैं ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी के। पौधे जो टोटल भोजन बनाते हैं उसे बोलते हैं GPP बोलते हैं, के ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहते हैं। तो क्या करते हैं, प्लांट टोटल भोजन बनाया, ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी, टोटल फूड प्लांट है बना, उसका एक हिस्सा पौधे खुद के रेस्पिरेशन में खर्च करते हैं, खुद के लिए खर्च करते हैं। ठीक है, खुद के लिए खर्च करते हैं, उनको भी ग्रो करना होता है, उनकी सेल्स को भी डिवाइड करना होता है, वो खर्च करते हैं, लेकिन एक बड़ा हिस्सा वो सेव करते हैं दूसरे जीवों के लिए, और इसे बोलते हैं नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी। ये इकोसिस्टम का इकोलॉजी वाला हिस्सा है बेटा। ठीक है, यही मैंने बता दिया आपको, मैंने क्लियर किया आपको कि बेटा पौधे जो है वो भी भोजन का इस्तेमाल करते हैं, फूड का एक हिस्सा यूज करते हैं। Where do plant get energy from? तो मैंने कहा प्लांट जो है वो फोटोसिंथेसिस करते हैं, तो उनको अब सीधा एनर्जी वहां से मिल जाता है। ठीक है, एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म ये भी जो है वो कई तरह के होते हैं। मैंने कहा ना, सबसे अधिक मेटाबॉलिक डाइवर्सिटी आपको माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैक्टीरिया में देखने मिलती है। बैक्टीरिया में भी फोटो ऑटोट्रॉफ, दे में भी कीमो ऑटोट्रॉफ, दे में भी फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ, मतलब फोटो हेटरोट्रॉफ, दे में भी कीमो हेटरोट्रॉफ। बैक्टीरिया जो है वो फोटो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, वे कीमो ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं, वे फोटो ऑर्गेनोट्रॉफ हो सकते हैं, वे कीमो ऑर्गेनोट्रॉफ या कीमो हेटरोट्रॉफ हो सकते हैं। ठीक है, चलिए, तो कुल मिलाकर हमें कहानी का इतनी देर से बात कह रहा हूं वो समझ में कोई आया। तो मैं हमेशा कहता हूं आपसे कि जब भी कभी किसी नए चैप्टर का जो पहला लेक्चर होता है ना, उस लेक्चर में हम चैप्टर की सोल तक पहुंचने की कोशिश करते हैं। वी वांट टू टच द सोल ऑफ द चैप्टर, कि चैप्टर क्या बतलाने की कोशिश करता है, एंड व्हाट इज द यूटिलिटी टू अंडरस्टैंड चैप्टर के, उसे पढ़ने का पर्पस क्या है। पर्पसलेस कोई चीज जिंदगी में नहीं होती बेटा के, और जो चीज पर्पसलेस है, जिसका कोई उद्देश्य नहीं है ना, वो समय की बर्बादी है, इसके अलावा कुछ नहीं है वो। तो याद रखिए, हमेशा आत्मा तक पहुंचिए, सोल तक पहुंचिए, चाहे चैप्टर हो चाहे व्यक्ति हो। मैं आपसे कह रहा हूं एक बात, चाहे वो चैप्टर हो चाहे वो व्यक्ति हो, जब तक किसी की आत्मा को आपने टच नहीं किया, सोल को टच नहीं किया आपने, आप नहीं समझ पाए उसको। जीवन में हमारे भी कई सारे, हम देखें कि जीवन में हमको कई सारे लोग मिलते हैं, कुछ हमारे अच्छे मित्र होते हैं, के कुछ अच्छे क्लोज फैमिली मेंबर होते हैं। दो लोग जब बिन बोले अपनी बात समझ जाते हैं, बिन बोले एक दूसरे की रिक्वायरमेंट समझ जाते हैं, समझ लीजिए कि वो सोल कनेक्शन है। वो बोलकर तो हम बहुत चीजें करवा सकते हैं, बिन बोले भी कोई चीज समझते हैं। दो लोग जो बगैर कुछ कहे कम्युनिकेट कर सकते हैं, दैट इज द सोल कनेक्शन। ठीक है, हाँ, अब ये मैंने एक जनरलाइज बात बोली है, नहीं तो अब पता चला कि हम सोल कनेक्शन ढूंढने निकल पड़े कि भैया ऐसा लगता है कि आपके और मेरे बीच कोई सोल कनेक्शन हो सकता है। ठीक है, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, पढ़ अभी पूरा फोकस पढ़ने पर देना है हमको, समझ गए। चलिए, तो मैंने क्या कहा आपसे कि फोटोसिंथेसिस हुआ, ग्लूकोज बना, ठीक है, और आप फूड बना, CO2 और वाटर का इस्तेमाल किया, फूड बना, उस फूड को जो इस्तेमाल किया और फिर वापस से कोशिकी शोषण हुआ, वापस से CO2 वाटर में कन्वर्ट हो गया। मतलब ये एनर्जी साइकिल लगातार, ऊर्जा चक्र लगातार चलता रहता है। ठीक है, अब क्या सभी फूड में एक बराबर एनर्जी होती है? एनसीईआरटी का क्वेश्चन था। हमने कहा कि देखो बेटा,
फूड के अंदर जो एनर्जी का वैल्यू होता है उसे नापने के लिए हम कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं कि जो एनर्जी वैल्यू फूड के अंदर होती है उसको मापने के लिए हम जो है कैलोरी का इस्तेमाल करते हैं। और हमको एक व्यक्ति को, जो नॉर्मल व्यक्ति है, जिसका हम मान के चले किसका 70 किलोग्राम 77 किलोग्राम का जो है वो नॉर्मल वेट है इसका व्यक्ति का, सामान्य व्यक्ति है एक नॉर्मल मैन के, तो उसको तकरीबन 2000 से लेकर 2500 कैलोरी की रिक्वायरमेंट डेली होती है उसको एक्टिव है तो। लेकिन यदि वो एक्टिव नहीं है, उतना एक्टिव नहीं है, मतलब उसका काम इस तरह का है कि मोस्ट ऑफ द टाइम उसे टेबल में बैठना पड़ता है, ठीक है, सेडेंटरी वर्क है, तो उसका एनर्जी रिक्वायरमेंट कम होता है उसका। छोटे बच्चे होते हैं, पूरा दिन खेल रहे होते हैं। मैं अभी क्या हुआ कि हाल ही में मेरा जो बड़ा बेटा है वो उसने कहा कि पापा मेरे को फिटबिट वॉच चाहिए, बहुत दिन से बोल रहा था। तो उसका जब भी उसका बर्थडे आया मैंने उसको फिटबिट वॉच दिया। अब फिटबिट वॉच में क्या होता है, कितने स्टेप चले आपने ये मालूम चल जाता है, स्मार्ट वॉच है वो। सरप्राइजिंगली अब चूंकि उसके वॉच को एक्टिव करने के लिए मुझे अपना ईमेल आईडी इस्तेमाल करना पड़ा, तो मैंने अपना ईमेल आईडी से उसका वॉच को एक्टिव कर दिया ताकि उसका स्टेप बाय स्टेप जो सारा सिस्टम काम करने लगे वॉच का। पता है मेरे ईमेल आईडी पे एक दिन फिटबिट से एक मैसेज आता है। अब चूंकि वो अकाउंट एक्टिव किया तो मैंने मेरे नाम से एक्टिव कर दिया, डॉक्टर गीतन यू आर डूइंग गुड, एवरी डे यू कंप्लीटेड मोर देन 25,000 स्टेप्स। मैंने कहा यार ये मतलब समझ में अरे ये तो मेरे बेटे का मैसेज है। 25,000 स्टेप का मतलब सोचते हैं आप 10,000 स्टेप। मैं एक वॉक करने जाता हूं कई बार, 10,000 स्टेप को पूरा करने के लिए कम से कम 7 किलोमीटर चलना पड़ता है। जब आप 7 किलोमीटर चलेंगे, 7 किलोमीटर चलेंगे तो 10,000 स्टेप पूरा होगा। 25,000 स्टेप के लिए मतलब 7, 14, 15, 20 किलोमीटर, तकरीबन 18-20 किलोमीटर। मेरा बेटा रोज दौड़ लेता है, फुटबॉल खेलता है, यहां जाता है, करता क्या है मेरे को समझ में नहीं आया। लेकिन वो स्कूल में सुबह से पहनता है स्कूल जाने से, और रात को सोते समय जब वॉच को निकालता है तब 20,000 स्टेप से ऊपर उसके हो चुके होते हैं। हाईली एक्टिव है, उसकी रिक्वायरमेंट जो है वो 3,000-4,000 कैलोरी के आसपास होगी। अब मेरे जैसा आदमी है, मैं दिन भर भी वॉच पहन रहा हूं कोई, तो मेरा जो स्टेप होता है वो होता है 7,000, 8,000। वॉक करने गए तो 10,000 स्टेप हो गया, और हर दिन जा नहीं पाते, कभी जाते हैं, वीकेंड में जाते हैं, और बाकी दिन फिर जो है वो नॉर्मल जो स्ट्रेंथ ट्रेनिंग होता है वो करते हैं। तो हमेशा मेरा आता है 7,000, 8,000। तो मेरी रिक्वायरमेंट मेरे बेटे से कम है। आप हैं, आप लोग दिन भर पढ़ रहे होते हैं, मेंटल वर्क कर रहे होते हैं, कि आप यंग हैं, आप एनर्जेटिक लोग हैं, के तो आपकी रिक्वायरमेंट बट ऑब्वियस सी बात है मुझसे ऊपर होगी। तो जो कैलोरी की बात करें हम लोग 2000 से 2500 कैलोरी एक व्यक्ति को नॉर्मली चाहिए होता है। कार्बोहाइड्रेट में 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 कैलोरी होता है, 1 ग्राम प्रोटीन में ऑन एंड एवरेज 4 कैलोरी होता है, 1 ग्राम फैट में 9 कैलोरी होता है। के फैट जो होते हैं वो स्टोर हाउस होते हैं एनर्जी के, और विटामिन और मिनरल्स में कोई भी कैलोरी नहीं होता है, ठीक है। चलिए, तो अब हम समझ गए कि, और देखिए इसको मैंने जो कैलोरीज हैं इसको मापने का तरीका क्या है, कैसे कह दिया हमने कि 4 कैलोरी है, 9 कैलोरी है। तो इसका तरीका होता है बेटा कि इसके लिए हम जो है वो कैलोरी मीटर इस्तेमाल करते हैं। और कैलोरी मीटर जो होता है उसका पूरा नाम होता है बेटा कैलोरी बॉम्ब कैलोरी मीटर, जो है उसका होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर, उसका नाम होता है बॉम्ब कैलोरी मीटर, ठीक है। तो एक्चुअली में जो वास्तव में जो फिगर जो है वो जो इंपॉर्टेंट फिगर है वो ये है कि ये जो है वो अवेलेबिलिटी ना, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है वो ये मानता है कि 1 ग्राम प्रोटीन 4 कैलोरी, 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 4 कैलोरी के, और 1 ग्राम फैट से 9 कैलोरी हमको मिलता है, ठीक है, क्लियर। तो देखिए दोनों प्रोसेस, जो बात मैं आपसे शुरू से कहा था, अब ध्यान से देखिएगा इस इमेज को, के दोनों प्रोसेस कितने वेल कनेक्टेड है, फोटोसिंथेसिस और सेलुलर रेस्पिरेशन। यदि ये दोनों प्रोसेस ये जीवन का सार है। देखिए आप कि कैसे लाइट डिपेंडेंट रिएक्शन हुआ, लाइट रिएक्शन हुआ, फिर जो है वो डार्क रिएक्शन हुआ, कैसे ग्लूकोज मॉलिक्यूल बना, उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल को जो है वो इस्तेमाल किया गया, ठीक है, इस्तेमाल करने पर रेस्पिरेशन में यूज किया, कैसे उससे एनर्जी निकला, ग्लाइकोलिसिस हुआ ग्लूकोज से, फिर उसके बाद क्रेब्स साइकिल हुआ, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन ऑपरेट हुआ, और फाइनली CO2 H2O जो है वो बाहर निकाल ली गई। और उसी CO2 H2O का इस्तेमाल ग्रीन प्लांट ने किया। आप देख रहे हैं ना, आप देख रहे हैं कि जो CO2 का इस्तेमाल जो है वो ग्रीन प्लांट ने किया, और एनिमल ने जो है वो सेल ने जो CO2 को बाहर रिलीज किया। ये पूरा प्रोसेस आपस में कितना वेल कनेक्टेड के एक तरफ CO2 H2O से हम फूड को बना रहे हैं, एक तरफ हम जो है फूड का इस्तेमाल करके CO2 H2O को प्रोड्यूस कर रहे हैं, ठीक है। देखिए ना, ये है H2O, दिस दी H2O है ना।
You may wonder at several questions raised above के there may be seem to be very disconnected के अभी देखो हमने इतने सारे क्वेश्चन की बात की, अभी हमने जो कुछ देखा ना, जो एनसीईआरटी में छोटी छोटी क्वेरी देखे थे उनका आंसर ढूंढा हमने के, बट इन रियलिटी असल में the process of breathing is very much connected to the process of the release of energy from the food के breathing हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाहते हैं फूड का इस्तेमाल करना, और फूड का इस्तेमाल करने के लिए हम जो है ग्लूकोज का एरोबिक रेस्पिरेशन करना चाहते हैं, हम उसका कंप्लीट ऑक्सीडेशन करना चाहते हैं। याद रखिएगा, यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी, यदि ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं होगी तो भी ग्लूकोज से थोड़ा सा एनर्जी निकलेगा, लेकिन तब ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन नहीं हो पाएगा, और ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन करने के लिए आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, इसलिए ब्रीथिंग जब जरूरी होती है। ठीक, तो रेस्पिरेशन में क्या होता है, सबसे पहले ग्लूकोज मॉलिक्यूल टूटता है पायरुविक एसिड के मॉलिक्यूल में, प्रोसेस को बोलते हैं हम ग्लाइकोलिसिस के। ग्लाइकोलिसिस के बाद दो चीजें घट सकती हैं, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होए तो अवायवीय श्वसन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, जिसको हम फर्मेंटेशन भी कह सकते हैं, उसमें इथाइल अल्कोहल बनेगा बेटा, और जो है वो दूसरे केमिकल से लैक्टिक एसिड भी बन सकता है, डिपेंड करता है किसके अंदर। जब ईस्ट काम करेगा तो इथाइल अल्कोहल बनेगा, एनिमल सेल में वो लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा। और यदि पायरुविक एसिड को ऑक्सीजन मिलता है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, मतलब यदि ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी है और माइटोकॉन्ड्रिया ऑक्सीजन यूज कर पा रहा है तो पायरुविक एसिड माइटोकॉन्ड्रिया में इंटर करेगा, और इंटर करने के बाद जो है वो क्रेब्स साइकिल में भाग लेगा, उसका एरोबिक रेस्पिरेशन उसका होगा, और वहां से उससे फिर एनर्जी को हम रिलीज करेंगे। तो कुल मिला के हमें क्या क्या पढ़ना है, हमें पढ़ना यह है, इस चैप्टर में हमें पढ़ना है ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है हमको। ठीक है, कैसे होता है, हमें पढ़ना है क्रेब्स साइकिल। ठीक है, हमें पढ़ना है गेटवे रिएक्शन कि ग्लाइकोलिसिस को क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट कैसे करते हैं, कि गेटवे रिएक्शन कि ग्लाइकोलिसिस को हम क्रेब्स साइकिल से कनेक्ट कैसे करते हैं। मतलब गेटवे रिएक्शन में क्या मतलब होता है कि जो पायरुविक एसिड बना उसको एस्टाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट करना होता है, और वो एस्टाइल कोएंजाइम ए क्रेब्स साइकिल में इंटर करता है। तो ग्लाइकोलिसिस, देन गेटवे रिएक्शन, देन पढ़ेंगे क्रेब्स साइकिल, और उसके बाद पढ़ेंगे हम इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम कि हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, उसको देखेंगे। तो कुल मिला के एक फ्लो चार्ट आपके सामने आ चुका है, और इस फ्लो चार्ट को आप बना लेंगे। आप इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट है बेटा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बना लेना तो बाद में, और मेरे अच्छे बच्चे जो है वो उसको अभी तुरंत ही बना लेंगे इसको, क्योंकि बाद के लिए कोई काम छोड़ना ही नहीं चाहिए, समझ रहे हैं ना। ठीक है बेटा, बाद के लिए कुछ मत छोड़ो, आ रहे ना, अभी कर लेते हैं। ग्लूकोज, ग्लाइकोलिसिस, पायरुवेट, ठीक है, विथआउट ऑक्सीजन होगा तो फर्मेंटेशन भाग लेगा, जहां पे लैक्टिक एसिड और अल्कोहल या CO2 बन सकता है। ठीक है, याद रखिएगा, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन में CO2 बाहर नहीं निकलती है, जबकि अल्कोहलिक फर्मेंटेशन में बाहर CO2 निकलती है। ठीक है, फिर यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा प्रोसेस माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, ऑक्सीजन एब्सेंट होगा प्रोसेस साइटोप्लाज्म में होगा बेटा के। तो माइटोकॉन्ड्रिया में प्रोसेस होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा, क्रेब्स साइकिल ऑपरेट होगी, देन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम ऑपरेट होगा। तो इससे मालूम चलेगा कि हमें क्या क्या पढ़ना है। हमें जो पढ़ना है, हमें ग्लाइकोलिसिस पढ़ना है, हमें फर्मेंटेशन पढ़ना है, हमें क्रेब्स साइकिल पढ़ना है, हमें इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पढ़ना है। मतलब ये मेजर एरिया है जिसके बारे में हमको इस चैप्टर में जानना होगा। क्लियर? All the energy required for life process is obtained by the oxidation of some macromolecules that we call food. Only green plant and cyanobacteria can prepare their own food. केवल हरे पौधे और साइनोबैक्टीरिया अपना भोजन खुद बना सकते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जिसमें कि वो सोलर एनर्जी को ट्रैप करते हैं, इसे केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और ये ही केमिकल एनर्जी का स्टोर फॉर्म होता है कार्बोहाइड्रेट, जैसे ग्लूकोज, सुक्रोज और स्टार्च। ठीक है, फूड इज द फॉर्म ऑफ द एनर्जी। ठीक है, देख रहे हैं एंड दिस इज, एंड आपको चाहे वो कुछ भी बोल दें, आप उसको जो है फ्रूट बोल दें, उसका आप सीरियल अनाज बोल दें, उसका आप दालें बोल दें, एवरीथिंग इज एनर्जी। क्लियर? वी मस्ट रिमेंबर दैट इन ग्रीन प्लांट्स टू नॉट ऑल सेल्स, टिश्यू, ऑर्गन आर सिंथेसाइज्ड, ये फोटोसिंथेसिस। याद रखिए, हरे पौधे जो होते हैं उनमें भी जो जड़ें होती हैं, रूट्स होती हैं, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करती हैं, जमीन के अंदर होती हैं। हरे पौधे का भी हर सेल, जो अंदर जो बड़ा तना है उस स्टेम के भी अंदर सेल्स प्रेजेंट है। तो ग्रीन प्लांट की हर सेल फोटोसिंथेसिस नहीं करती है, और वो जो नहीं करती उसको भी एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, उसको फूड आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। कि जो ओनली सेल, वे सेल जिनमें क्लोरोप्लास्ट होता है,
वे फोटोसिंथेसिस करती है और वो हमको लीफ में देखने मिलती है, सुपरफिशियल लेयर में होती है स्टेम के और लीफ में वो देखने मिलती है हमको, ठीक है। तो हरे पौधों में भी जो दूसरे ऑर्गन होते हैं, टिश्यूज होते हैं, सेल होते हैं, जो नॉन ग्रीन हिस्से होते हैं, जो हरे नहीं होते हैं, उनको भी भोजन की आवश्यकता होती है, फूड का वो इस्तेमाल करते हैं और इसलिए फूड को हमें ट्रांसलोकेट करना पड़ता है सोर्स से सिंक की ओर। याद है ना ये वर्ड, सोर्स मतलब जहां पर शुगर बनता है, फूड बनता है, सिंक मतलब वो जगह जहां पर फूड स्टोर होता है या इस्तेमाल होता है। क्लियर? एनिमल्स जो है वो हेटरोट्रॉफिक होते हैं, परपोषी होते हैं, मतलब ये अपना फूड जो है वो पौधों से लेते हैं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली। डायरेक्टली जो सीधा पौधों को खाते हैं वो हर्बीवोर होते हैं और जो हर्बीवोर को खाते हैं वो कॉर्निवोर होते हैं। लेकिन एवरीबॉडी डिपेंडेंट अपॉन दी प्लांट्स ओनली। सेप्रोफाइट जो फंजाई होते हैं ये डेड और डिके मैटर पे ग्रो करते हैं, पर ये डेड और डिके मैटर आता कहां से? ये ग्रीन प्लांट नहीं होंगे तो ये मैटर भी नहीं आएगा, ठीक है। ग्रीन प्लांट है, उस पर दूसरे एनिमल डिपेंडेंट है, वो एनिमल मर गए तब तो वो डेड और डिके मैटर आया वहां पे। What is important to recognize is that ultimately all the food that is required for life process comes from the photosynthesis। मैंने कहा ना आपसे, एनसीईआरटी भी नहीं भूला, मुझे लग रहा था एनसीईआरटी भूल जाएगा, पर एनसीईआरटी ने भी याद रखा है इसको कि यदि हम भूलेंगे तो गीतन सर पढ़ा देंगे, ठीक है। तो एनसीईआरटी को भी याद था, इसलिए उन्होंने लिख दिया कि भैया देखो फाइनली जो मैं पहले कह रहा था वो सही है। मतलब ये है कि व्हाट इज इंपॉर्टेंट टू रिकॉग्नाइज इज दैट अल्टीमेटली सभी फूड जो है जो जीवन में इस्तेमाल होते हैं, जीवन की प्रक्रिया को चलाने के लिए, वे सब फोटोसिंथेसिस से आते हैं। इस चैप्टर में हम क्या पढ़ेंगे? इसमें पढ़ेंगे हम सेलुलर रेस्पिरेशन, मैकेनिज्म ऑफ द ब्रेकडाउन ऑफ द फूड मटेरियल, कैसे मटेरियल ब्रेकडाउन होते हैं और कैसे एनर्जी को हम ट्रैप कर निकालते हैं। हमारे जो ग्लूकोज के अंदर हाई एनर्जी जो ट्रैप्ड है, जो ऊर्जा प्रेजेंट है, उसको कैसे निकालेंगे और कैसे हम एटीपी को प्रोड्यूस करेंगे, ये सब कुछ हम इस चैप्टर में देखेंगे। फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया में क्या होता है बेटा? ये क्लोरोप्लास्ट में होती है, ठीक। whereas the breakdown of complex molecule is to yield the energy takes place in cytoplasm and the mitochondria। याद रखिए। यूकैरियोटिक की यदि हम बात करें तो फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस कहां होती है? यूकैरियोटिक में क्लोरोप्लास्ट के अंदर होती है, और रेस्पिरेशन की प्रोसेस कहां होती है? साइटोप्लाज्म और माइटोकॉन्ड्रिया में होती है बेटा, ठीक है। याद रखिएगा, बड़ी अच्छी बात लिखी है एनसीईआरटी में ये, द ब्रेकिंग ऑफ कार्बन कार्बन बॉन्ड ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड थ्रू ऑक्सीडेशन विद इन द सेल लीडिंग टू द रिलीज ऑफ द कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी इज कॉल्ड द रेस्पिरेशन। के देखो कितना अच्छा लिखा है। मतलब शोषण क्या है? असल में जो शुगर मॉलिक्यूल है उसके जो कार्बन कार्बन बॉन्ड है उनके बीच में जो है वो ऊर्जा फंसी हुई है और वो एनर्जी हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन के रूप में, वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन में है, जो हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन है उनके पास वो एनर्जी है, तो उसको हम ग्रेजुअली बाहर निकालते हैं। और इसको देखो सिंपल सी बात है कि इलेक्ट्रॉन को यदि बाहर निकालोगे तो क्या होगा? केमिकल का ऑक्सीडेशन होगा। पढ़ा ना केमिस्ट्री में, इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालोगे ऑक्सीडेशन होगा उसका, तो हम ग्लूकोज से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल रहे हैं ताकि उसकी एनर्जी का हम इस्तेमाल कर सकें हमके। और जो भी कंपाउंड हम ऑक्सीडेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं उन्हें हम रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट कहते हैं, जो एक्चुअली होते हैं फूड मॉलिक्यूल। क्या होते हैं? फूड मॉलिक्यूल होते हैं, दे आर द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट। क्लियर? यूजुअली कार्बोहाइड्रेट आर ऑक्सीडाइज्ड टू रिलीज एनर्जी, ठीक है, बट प्रोटीन, फैट और इवन ऑर्गेनिक एसिड का भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट के। तो मैंने आपसे कहा ना, सबसे पहले सेल ग्लूकोज का इस्तेमाल करेगी, मतलब कार्बोहाइड्रेट का यूज करेगी, देन उसके बाद वो फैट का यूज करेगी, उसके बाद वो प्रोटीन का यूज करेगी। ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन विद इन द सेल ऑल द एनर्जी कंटेंट इन द रेस्पिरेटरी सबस्ट्रेट इज नॉट रिलीज्ड फ्री इनटू सेल और इन ए सिंगल स्टेप। मैंने कहा ना, सिंगल स्टेप में ऊर्जा बाहर नहीं निकलती है। सिंगल स्टेप जहां ऊर्जा बाहर निकलती है वो होता है कंबंशन, के दहन, उसमें ऊर्जा बाहर जला दिया। यहां पर एनर्जी एक स्टेप में निकलती है, यहां पे एनर्जी को फ्री भी नहीं करते, यहां पे एनर्जी को धीमे धीमे निकालते हैं। उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एनएडीपी, जो एनएडी, उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को एनएडी लेता है और एनएडीएच में कन्वर्ट होता है। एफएडी लेगा, एफएडीएच2 में कन्वर्ट होगा उठके, और फिर उन इलेक्ट्रॉन से एनर्जी को ग्रेजुअली हम निकालते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। क्लियर? क्लियर बेटा? इट इज रिलीज्ड इन अ सीरीज ऑफ स्लो स्टेप वाइज रिएक्शन। वेरी मैंने कहा ना आपसे, यहां पे धीमे धीमे स्टेप वाइज रिएक्शन से हम एनर्जी निकालते हैं, एंड एवरी स्टेप इज कंट्रोल्ड बाय द एंजाइम। ओके, तो जो केमिकल एनर्जी जो है उसको हम ग्लूकोज से बाहर निकालेंगे और उसको एटीपी में हम स्टोर कर लेंगे हम, ठीक है। Hence it is important to understand that the energy released by oxidation in respiration is not used directly but it is used to synthesize ATP। देखो
जो भी आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल से एनर्जी निकाल रहे हो उसका सीधा इस्तेमाल आप नहीं करते हो, आप उस एनर्जी से पहले आप एनर्जी करेंसी ऑफ सेल में कन्वर्ट करते हो, एटीपी में कन्वर्ट करते हो, और सेल जिस एनर्जी का इस्तेमाल करती है वो एटीपी का यूज करती है। ठीक है, तो एटीपी क्या होते हैं? एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल होते हैं। ये सारी बातें मैंने आपको बतलाई बेटा, एक एक चीज को हमने यहां पर ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है। ठीक है, the energy trapped in ATP is utilized in various energy requiring process of the organism, and the carbon skeletal produced during the respiration is used as precursor of biosynthesis of other molecule of the cell। देखिए सिंपल सी बात है, मतलब ये है कि जो ग्लूकोज जो एनर्जी एटीपी के अंदर ट्रैप्ड है उसको हमने जहां भी हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट हुई उसमें हमने इसका इस्तेमाल किया। अब ये एटीपी बना कहां से? ये एटीपी बना उस ग्लूकोज मॉलिक्यूल से जिसका हमने इस्तेमाल किया, उससे बना के रेस्पिरेशन में यूज किया, उससे हमने एटीपी को बनाया, उसके हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल के। ठीक है, और जो कार्बन है, जो CO2 बाहर निकलेगा, जो वाटर बाहर निकलेगा रेस्पिरेशन से, उसका इस्तेमाल आगे क्या होगा? उसका इस्तेमाल आगे जो है दूसरे केमिकल दोबारा शुगर बनाने में इस्तेमाल होगा उसका। ठीक है, तो कार्बन जो इसका, और याद रखिए कि कई बार क्या होता है, जो ग्लूकोज मॉलिक्यूल है उस मॉलिक्यूल से जो कार्बन रिलीज होता है उसका इस्तेमाल कई बार सेल के अंदर भी होता है। जैसे कई बार आपको बता दूं मैं कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल का इस्तेमाल हम दूसरे किसी केमिकल में कन्वर्ट करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, मतलब सेल ग्लूकोज को लेगी और कई बार सेल उसे रेस्पिरेशन में यूज ना करके कोई दूसरा केमिकल में कन्वर्ट कर लेगी जो सेल को इसकी रिक्वायरमेंट होगी, वैसा भी होता है। ऐसे कई सारे बायोसिंथेटिक पाथवे सेल के अंदर चल रहे होते हैं। जब आप मेडिकल कॉलेज में पहुंच जाएंगे तो आपको मेडिकल बायोकेमिस्ट्री पढ़ना पड़ेगा, वहां पर आप इन सब चीजों पर बात करेंगे, आप देखेंगे इसको। ठीक है, तो क्वेश्चन ये था कि डू प्लांट ब्रीथ, क्या पौधे श्वसन करते हैं? यस, प्लांट रिक्वायर ऑक्सीजन फॉर रेस्पिरेशन, पौधों को भी ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट होती है श्वसन के लिए बेटा, और ये भी CO2 को बाहर रिलीज करते हैं। और प्लांट में जो है वो प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस, हैज द प्लांट हैव सिस्टम इन प्लेस दैट इंश्योर द अवेलेबिलिटी ऑफ ऑक्सीजन के। याद रखिएगा, पौधों में भी जो है वो पौधों में भी ऐसी चीजें, ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जो ऑक्सीजन की अवेलेबिलिटी को जो है वो इंश्योर करते हैं। पौधों में, प्लांट्स में हमारे समान रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं होता है, लेकिन उनमें भी जो है वो ऐसे स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जहां से गैसेस एक्सचेंज हो सकता है। वो होते हैं लेंटिसल होते हैं वो, और स्टोमेटा होते हैं। क्लियर? देयर आर सेवरल रीजंस व्हाई प्लांट्स कैन गेट अलोंग विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स के। देखो बेटा, अब पौधों में रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्यों नहीं होते हैं, ये भी एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। फर्स्ट, each plant take care of its own gas exchange need. There is very little transport of gases from one plant to the another के, याद रखिए, one part to the another के। पौधों में क्या होता है बेटा? पौधों में जो है जो जनरल सरफेस होती है प्लांट्स के, हर सेल को, हर टिश्यू को अपना ऑक्सीजन खुद लेना पड़ता है उसको के, उस वहां पर कोई फिक्स, जैसे हमारा था हमने नोज से या मुंह से हमने हवा को अंदर लिया, उसके बाद वो लंग्स में गया, वहां से हमने उसको डिजोल्व किया ब्लड में, पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर दिया हमने, वैसा एनिमल्स में नहीं होता है। ठीक है, तो हर प्लांट पार्ट जो है वो अपना गैसेस नीड को, अपने गैस एक्सचेंज को वो खुद करता है, और एक पार्ट से दूसरे पार्ट में गैस का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता है। सेकंड, प्लांट डू नॉट रिप्रेजेंट ग्रेट डिमांड ऑफ गैस एक्सचेंज के। याद रखिए, पौधों में, अब सबसे बड़ी बात है कि पौधों की एनर्जी की रिक्वायरमेंट। अब देखो बेटा, एनर्जी क्यों चाहिए आपको? एनर्जी आपको इसलिए चाहिए आपको ताकि एटीपी प्रोड्यूस कर सके। पौधों में फोटोसिंथेसिस के दौरान जो फूड बनता है, एक तो नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होगा तो फूड बनेगा, मतलब एटीपी NADPH बनेगा, तो वहां भी एटीपी बन रहा है जो कि कैल्विन साइकिल में इस्तेमाल होगा। फिर साइक्लिक फोटोफॉस्फोरेशन होता है, वहां भी एटीपी बनता है। तो प्लांट्स में कई सारी एनर्जी की रिक्वायरमेंट सोलर एनर्जी से ही पूरी होती है। मतलब जो कैल्विन साइकिल चलाने के लिए हमको एनर्जी चाहिए थी, तो वो एनर्जी हमको रेस्पिरेशन से नहीं लेनी पड़ी, वो हमको लाइट रिएक्शन से ही एनर्जी मिल गई हमको। तो पौधों की जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है वो कंपैरेटिवली काफी कम होती है, इसलिए प्लांट बड़ा सारा फूड जो बनाते हैं उसका एक बड़ा हिस्सा बचा कर रखते हैं हमारे लिए, थोड़ा सा हिस्सा खुद यूज करते हैं। ठीक है, रूट, स्टेम एंड लीफ रेस्पायर एट रेट फार लोअर देन एनिमल डू। ओनली ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस आर लार्ज वॉल्यूम ऑफ गैसेस एक्सचेंज एंड ईच लीफ इज वेल अडॉप्टेड टू टेक केयर ऑफ इट्स ऑन नीड ड्यूरिंग दिस पीरियड। ठीक है, व्हेन सेल फोटोसिंथेसाइज availability of oxygen is not a problem to these cells since oxygen released within the cell। मैंने कहा ना कि जब सेल जो है फोटोसिंथेसिस करती है तो अंदर ही ऑक्सीजन निकल रही होती है, उससे अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा कर लेता है, इसलिए पौधों को ब्रीथिंग के लिए बहुत बड़े अपरेटस की, कोई बड़े इक्विपमेंट की जरूरत नहीं होती है। ठीक है, थर्ड, the distance that gases must diffuse even a large bulky plant is not great के, याद रखिएगा। अब पौधों में क्या होता है, उनकी जनरल सरफेस जो होती है उससे गैस को जितना डिफ्यूज करना है वो कंपैरेटिवली उतना डीप उसको जाना नहीं पड़ता है। लेकिन तब भी बता दूं,
पौधों के कई हिस्से ऐसे होते हैं जो डीप सीटेड होते हैं, ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। पौधों के कई गहरे बसे हुए हिस्से जो होते हैं वहां तक ऑक्सीजन डिफ्यूज होकर नहीं पहुंच पाती है, तो वहां पर आपको एनारोबिक रेस्पिरेशन देखने मिलता है। ठीक है, each living cell in a plant is located quite close to the surface of the plant. This is true for leaf. You may ask, but what about thick woody trunk and root? ठीक है, देखिए सिंपल है, उसने भी कहा, एनसीईआरटी में कहा कि लीफ तो कर लेगी अपना अकोमोडेट, लेकिन जो मोटा तना है उसमें क्या होगा? In stem, the living cells are organized in thin layers inside beneath the bark, and they have the openings called lenticel. lenticel के थ्रू स्टेम के अंदर तक थ्रू सेकेंडरी कॉर्टेक्स जो है वो ऑक्सीजन पहुंच जाता है। ठीक है, The cells in the interior are dead. और पौधे की सबसे अंदर वाली जो सेल होती है जहां पे सेकेंडरी जाइलम भरा होता है वो केवल मैकेनिकल सपोर्ट का काम कर रही होती है, तो उन्हें ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है। ठीक है, फिर भी यदि कोई लिविंग सेल अंदर प्रेजेंट है तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन को शो करती है बेटा। क्लियर? और जो पैरेन्काइमा सेल्स होती है, जो प्लांट के अंदर फाउंडेशन टिश्यू होती है, बेसिक फंडामेंटल टिश्यू होती है, उनके बीच में काफी सारे इंटरसेलुलर स्पेस होते हैं, अंतरकोशी स्थान होते हैं, और वो इसलिए होते हैं ताकि वहां पर एयर प्रेजेंट रह सके और उस एयर का प्लांट वो सेल इस्तेमाल कर सके। ठीक है, द कंप्लीट कंबंशन ऑफ ग्लूकोज विच प्रोड्यूस CO2 H2O एंड एंड प्रोडक्ट yields एनर्जी, मोस्ट ऑफ विच गिवन आउट एज हीट। देखिए, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, CO2 बना, वाटर बना और एनर्जी बाहर रिलीज हुआ। ठीक है, याद रखिएगा, दिस इज द सिंपल इक्वेशन जो रेस्पिरेशन को बतला रहा है, और यही इक्वेशन को उल्टा कर दो तो वो फोटोसिंथेसिस का इक्वेशन बन जाता है। एनर्जी क्या आएगी वहां पे? सोलर एनर्जी हो जाएगी, है ना। ठीक है, चलिए लास्ट पैराग्राफ देखते हैं इसमें हम। इफ दिस एनर्जी इज टू बी यूजफुल टू द सेल, इट शुड बी एबल टू यूटिलाइज इट टू सिंथेसिस अदर मॉलिक्यूल दैट द सेल रिक्वायर। याद रखिए, जो भी ऊर्जा सेल के अंदर जो है वो होती है, उस एनर्जी का हम इस्तेमाल करते हैं, उसको हम एटीपी में कन्वर्ट करते हैं ताकि दूसरे केमिकल जो बनने सेल के अंदर, दूसरी जो बायोसिंथेटिक प्रोसेस सेल के अंदर चल रही है, उनको हम सपोर्ट कर सकें हम। द प्लांट सेल यूजेज इट to catabolize the glucose molecule in such way that not all the liberated energy goes to as heat। याद रखिएगा, पौधों के अंदर जो आप ग्लूकोज मॉलिक्यूल को इस्तेमाल करते हैं तो प्लानिंग ये होती है, उसकी स्ट्रेटेजी या प्लानिंग ये होती है कि प्लांट सेल को उस ग्लूकोज को ऐसे इस्तेमाल करना है, या एनिमल सेल को उस ग्लूकोज को ऐसे इस्तेमाल करना है कि उससे जो ऊर्जा बाहर निकले वो पूरी एनर्जी हीट के रूप में बाहर ना निकल जाए, उसको हमें यूटिलाइजेबल फॉर्म एटीपी में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, देखिए लिखा है, द की इज टू ऑक्सीडाइज ग्लूकोज not in one step but in several small step enabling some step। कुछ स्टेप ऐसे होंगे जहां पे इतना ऊर्जा निकलेगा जिससे कि हम एटीपी को प्रोड्यूस कर सकते हैं। okay? और ये ही है स्टोरी ऑफ रेस्पिरेशन के, यही श्वसन की कहानी है। मतलब कुल मिलाकर बात ये है कि हमको ये जानना है, यहां पर श्वसन में हमको ये जानना है कि ग्लूकोज मॉलिक्यूल को कैसे हम स्टेप वाइज तोड़ें। ग्लाइकोलिसिस में जैसे आप देखेंगे 10 स्टेप होते हैं, ग्लाइकोलिसिस में 10 स्टेप होते हैं, कैसे हम तोड़ें उसको स्टेप वाइज की एनर्जी इतना निकले जिसका हम एटीपी में बनाने में यूज कर सकें। हर बार देखिए, ऐसा नहीं, कोई भी सिस्टम 100% इफिशिएंट नहीं होता है, कुछ ना कुछ एनर्जी का जो है वो लॉस तो होगा, लेकिन तब भी मेजर लॉस सिस्टम का नहीं होना चाहिए। ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ रेस्पिरेशन ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड and carbon dioxide, water and energy are released as product। the combustion reaction में oxygen required होती है, but some cell live where oxygen may or may not be available। याद रखिए, क्या मतलब हुआ इसका? श्वसन की प्रक्रिया में ऑक्सीजन का हम इस्तेमाल करते हैं, CO2, वाटर और एनर्जी हमको उत्पाद के रूप में मिलते हैं। कंबंशन रिएक्शन दहन होता है, उसमें भी हम ऑक्सीजन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, लेकिन वहां पे एनर्जी पूरा हीट के रूप में बाहर निकल जाता है, कंबंशन में एनर्जी हीट के रूप में निकल जाता है। ठीक है, कुछ सेल ऐसी भी होती है बेटा जहां पर ऑक्सीजन उपलब्ध नहीं होती है, तो वो एनारोबिक रेस्पिरेशन करती है। तो याद रखिएगा, जहां ऑक्सीजन नहीं होता है वहां पर हमको एनारोबिक रेस्पिरेशन हमको देखने मिलता है, वायवीय श्वसन हमको वहां पर देखने मिलता है। क्लियर? ठीक है, देयर आर सफिशिएंट रीजंस टू बिलीव दैट फर्स्ट सेल ऑन दिस प्लेनेट लिव्ड एन एटमॉस्फेयर दैट लैक द ऑक्सीजन। के सबसे पहली सेल, क्योंकि देखिए शुरुआत में हमारे वायुमंडल में फ्री ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था, याद है ना, इवोल्यूशन पढ़ा हुआ है हमने। लेकिन आज जो है, आज हमारे एटमॉस्फेयर में जो है वो ऑक्सीजन का पर्याप्त परसेंटेज प्रेजेंट है। और आपको बताया भी था मैंने कि साइनोबैक्टीरिया जो ब्लू ग्रेन एल्गी दे प्ले वेरी इंपॉर्टेंट रोल, कि जिन्होंने एटमॉस्फेयर को रिड्यूसिंग से ऑक्सीडाइजिंग में कन्वर्ट किया।
even among present day living organisms we know several that adapted to the anaerobic condition. जैसे हम जानते हैं जो मीथेनोजन बैक्टीरिया होते हैं, there are lots of the आर्कीबैक्टीरिया जो कि एनारोबिक कंडीशन में सर्वाइव कर सकते हैं. Some of these organisms are facultative anaerobic. याद रखते हैं. अब यहाँ पे एक वर्ड आया बेटा, ये बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है, फैकल्टेटिव एनारोबिक. ऐसे याद रखो बेटा, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल. बोर तो नहीं होगा ना, लंबा हो गया लेक्चर, बोर ना हो बेटा. ठीक है, फैकल्टेटिव का मतलब होता है ऑप्शनल, विकल्प, ऑप्शनल. ये वर्ड है फैकल्टेटिव. ठीक है, इसका मतलब ये है, कोई बोलता है फैकल्टेटिव एनारोब, इसका मतलब ये कि ये अवायवी है, ऑक्सीजन के बगैर सर्वाइव कर सकता है. एज एन ऑप्शन, एज एन विकल्प, ऑप्शन के तौर पे. मतलब नॉर्मली क्या होगा, नॉर्मली होगा एरोबिक, नॉर्मली होगा एरोबिक, लेकिन जब ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो वो एनारोबिक भी सर्वाइव कर सकता है. नॉर्मली होगा वो एरोबिक, सबसे अच्छा कंडीशन है कि उसको ऑक्सीजन मिल जाए, लेकिन जब नहीं मिलेगा तो बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकता है एनारोबिक. तो इसे ऐसे जीवों को बोलते हैं फैकल्टेटिव एनारोबिक. फैकल्टेटिव मतलब होता है ऑप्शनली, विकल्प के तौर पर एनारोबिक बन गया. जब विकल्प के तौर पर एनारोबिक बन गया मतलब नॉर्मली क्या है वो, नॉर्मली वो एरोबिक है. क्लियर? ठीक. इन एनी केस ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म रिटेन द एंजाइमेटिक मशीनरी टू पार्शियल ऑक्सीडाइज ग्लूकोज विदाउट द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन. याद रखिएगा. और ये मशीनरी क्या है, ग्लाइकोलिसिस. याद रखिए, ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है. ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस में जो है ग्लूकोज का आप पार्शियल एनर्जी, कुछ एनर्जी आप ग्लूकोज का निकाल पाते हैं, और यही तरीका है जिंदा रहने का. यदि ऑक्सीजन कहीं प्रेजेंट नहीं होगी तो वहां पर ग्लाइकोलिसिस से जो ऊर्जा निकलेगी ना, वो एनर्जी ही जीवित रखने में काम आती है, स्पेशली इन दोज ऑर्गेनिज्म जो फैकल्टेटिव एनारोब होते हैं. याद रखिएगा. जैसे पायरुविक एसिड को ब्रेकडाउन यहाँ पे ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना, तो पायरुविक एसिड जो है वो उसका बनना ग्लाइकोलिसिस है. और ग्लाइकोलिसिस की प्रोसेस तक, यानी ग्लाइकोलिसिस में आपको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट वहां तक नहीं होती है, लेकिन ग्लाइकोलिसिस में भी कुछ एनर्जी बाहर निकलती है, और वो एनर्जी के लिए ही जो है, उसी एनर्जी के लिए, वो उसी एनर्जी के कारण कुछ जीव ऐसे हैं जो बगैर ऑक्सीजन के भी सर्वाइव कर सकते हैं. क्लियर? देखिए आप, दिस इज द फेफर-कोस्टेव स्कीम. ठीक है, कार्बोहाइड्रेट, ग्लाइकोलिसिस हुआ, पायरुविक एसिड का मॉलिक्यूल बना, यदि ऑक्सीजन प्रेजेंट होगा तो एरोबिक रेस्पिरेशन होगा. तो यहां पे लिख सकते हैं हम, ये यहां पे हम लिख सकते हैं, दिस इज दी एरोबिक रेस्पिरेशन. ठीक है, और जब ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होगा तो वहां पे क्या होगा, वहां पे होगा एनारोबिक रेस्पिरेशन बेटा. ठीक है ना? ठीक है, एंड प्रोडक्ट क्या बना यहाँ पे, एंड प्रोडक्ट CO2 एंड वाटर एंड प्लस एनर्जी. ठीक है, यहां पे क्या बना, जब ऑक्सीजन नहीं रहेगा तो क्या बनेगा, इथाइल अल्कोहल प्लस CO2 प्लस एनर्जी. ठीक है, पर एनर्जी का अमाउंट यहां पर कम रहेगा, यहां पर एनर्जी का अमाउंट अधिक रहेगा बेटा, क्योंकि ग्लूकोज का कंप्लीट ऑक्सीडेशन हो चुका होता है. ठीक है, दिस इज दी फेफर-कोस्टेव स्कीम. इसका मतलब यह हुआ कि एक बड़ा कॉमन क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में, एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन के बीच में कॉमन पाथ क्या होता है. आंसर है इसका ग्लाइकोलिसिस इज द कॉमन पाथ बिटवीन द एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन. क्लियर? चलिए, आज अभी इसमें हम इतना ही करते हैं. अगली क्लास में हम यहीं से बात शुरू करेंगे. फेफर-कोस्टेव से पाथवे को देख लेना बेटा एक बार अच्छे से, पूछूंगा आपसे, आगे बात शुरू करेंगे और देखेंगे हम कि ग्लाइकोलिसिस कैसे होता है. क्लियर? चलिए, पढ़ते रहिए बेटा, मेहनत करते रहिए. देखिए, मेहनत मैं भी कर रहा हूं, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको मुझसे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी क्योंकि एग्जाम आपका है. आपको मेरे सपनों के लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने माता पिता के सपनों के लिए मेहनत करनी पड़ेगी, आपको अपने खुद के सपनों के लिए भी उठ खड़ा होना पड़ेगा, पूरी ऊर्जा के साथ में, पूरी एनर्जी, पूरे दम के साथ में. दिखा दो इस बार कि आप सामान्य नहीं है, आपने सोचा वो आप कर सकते हैं. ऑल द बेस्ट. Hi. To become an official commando of Biomentors, join us at www.biomentors.online. Here you can solve daily practice papers, an online test. You can download performance enhancement sheets. You can track your progress. You can interact with other fellow commandos. Join us and prepare yourself. It's a commando training for your success.
Download Biomentor's online app from Google Play Store.